अस्सलाम वालेकुम जबीज़, वेलकम बैक इन अनदर एपिसोड ऑफ कॉमिक द वेलनेस सेंटर द गेम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतजार करवाया इस वीडियो के लिए। एंड सेकंडली, मैंने आप लोगों की डिमांड के ऊपर लॉन्ग वीडियो बनाई है, तो होपफुली कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद है। सो यस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स डाइव टुगेदर इन द अनदर एपिसोड ऑफ मैडनेस। तो जैसा कि सभी हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि पैनी एक बहुत ही अजीब सी जगह पर आती है जिसका नाम टावन है, और यहाँ पर काफी लोग थे जो इसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ पैनी के ऊपर बनी हुई थी और पैनी उन नजरों से बचना चाह रही थी। खैर, यहाँ पर इसके सामने एक इंसिडेंट होता है और उसी पर्पल ये वाली लेडी को एक लड़का बुली कर रहा होता है, और वो लड़का कहता है कि मैंने तुमसे कहा मुझे ड्रिंक ला के दो, क्या तुमने सुना नहीं? और तुम क्या समझती हो कि तुम मुझे ड्रिंक नहीं दोगी? यहाँ पे पर्पल ये वाली लेडी यूँ कहती है, मगर सर आपने मुझे अब तक पुरानी ड्रिंक्स के पैसे नहीं दिए, तो मैं आपको कैसे नई ड्रिंक ला के दे दूं? वो आदमी चिल्लाता है और कहता है शट अप, ये कहते हुए उसको जमीन पे फेंक देता है और कहता है अगर तुम्हारे कुछ पैसे मुझ पर उधार है तो क्या मतलब तुम मुझे बेहतर हो और तुम मुझे ड्रिंक नहीं दोगी? वो लड़की कहती है उफ सर, आप क्या कह रहे हैं, मुझे माफ कर दें, आप शायद कुछ गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाह रही थी। और लड़की लिटरली बहुत ज्यादा डरी हुई थी। पैनी कहती है कि मुझे उसे बचाना चाहिए, नहीं ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, अगर मैं इसको बचाऊंगी तो सारे लोगों का जो अटेंशन है ना वो मेरी तरफ आ जाएगा, जो कि मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। इधर खामोशी से निकलना ही बेहतर होगा। और फिर उस लड़की को बुली कर रहा था उससे दिल में शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से लोग जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं मेरे से। और अभी यहाँ पर जब वो खामोशी से बस निकलने ही वाली थी ना, उस पर्पल हेयर वाली लेडी की नजर इस पर पड़ जाती है। वो बोलती है मिस ग्लैडस्टोन, यानी कि जो कि पैनी का वो फैमिली नेम है ना, उससे उसको बुलाती है और फौरन से एक्साइटेडली उसके पास पहुंच जाती है और कहती है कि वाओ, आप क्या वाकई यहाँ पर है क्या? मैं कोई सपना देख रही हूँ? और इसी तरह की बातें कर रही थी। आगे वो पर्पल हेयर वाली लेडी बोलती है कि क्या आप कोई पैरी हो या फिर गॉडेस हो, क्योंकि जब भी मैं मुश्किल में होती हूँ आप कहीं ना कहीं से आ ही जाते हो। और ये बातें सुनकर पैनी वो तो बहुत अजीब महसूस करी थी। वो कहती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है तुम मसरूफ हो उस आदमी से बात करने में, तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगी, तुम जाओ उससे बात करो। या फिर वो पर्पल हेयर वाली लेडी कहती है कि नहीं नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मुझे एक मिनट इससे मैटर जो है ना मेरा सॉर्ट करके आने दो। और ये कहते ही ना वो उसके साथ चली जाती है। और यहाँ पर हमें बताया वो लड़का अभी भी लड़की को ना धमका रहा होता है, कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम अपने घुटनों के बल बैठ के मुझसे भीख मांग सकती हो, मैं तुम्हारे बारे में दोबारा सोचूंगा। और यहाँ पर अगले ही पल उसके सामने बताया एक चाकू आ जाता है, और वो चाकू किसी और के हाथ में नहीं, उसी पर्पल हेयर वाली लेडी के हाथ में आया हुआ था। और लिटरली उसका और मतलब टोटली चेंज हो चुका था। कहाँ वो पहले इतनी क्यूट सी और इनोसेंट सी लड़की थी और अब वो बिल्कुल डार्क और विलेनियस वाला ऑरा होता है ना, वैसा ऑरा आ रहा था उससे। और फिर वो लड़की बोलती है कि हाँ, मेरे ख्याल से इस वक्त मेरे से बात करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन मौजूद है, तो मैं अपना टाइम तुम्हारे साथ वेस्ट नहीं कर सकती, तुम चाहो तो इस वक्त खामोशी से यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। और उसके ये जुमला कहते ही ना वो लड़का वो दुम दबा के भाग जाता है, आई एम सॉरी चिल्लाते हुए। खैर, यहाँ पे पैनी वो तो खुद शॉक्ड होती है कि अचानक से ये क्या हो गया इसके, मतलब लिटरली बहुत चेंज हो गई है। खैर, वो पर्पल वाली लेडी पैनी का हाथ पकड़ती है और कहती है कि मैं आपको दोबारा देख कर ना बहुत ज्यादा खुश हूँ मिस ब्लैंचॉन, और इसी तरह की बातें करी तो कहती है मेरे हाल से मुझे लगता है कि हमारी जो किस्मत है ना वो हम दोनों को एक साथ बार बार मिलाना चाह रही है। और यहाँ पे पैनी बोल रही थी कि क्या अजीब सी लड़की है, मैं फिर से वियर्डो से क्यों मिली हूँ। आगे बताया पर्पल हेयर वाली लेडी कहती है कि मैं आपसे दिल से माफी मांगती हूँ कि आपको मेरी वजह से इस मैच को देखना पड़ा, प्लीज मुझे इजाजत दो कि मैं आपको खाना खिलाऊं। यहाँ पर ये बात सुनकर पैनी क्योंकि इस सिचुएशन से निकलना चाह रही थी और किसी तरह उस पर्पल हेयर वाली लेडी जो कि उसको वियर्डो लग रही थी उससे दूर जाना चाहती थी, इसलिए उसने बोला कि नहीं नहीं, आपको अपने आप को मुश्किल में डालने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ से जाती हूँ। और दिल में सोच रही थी बस ये अपनी वो जो छुरी है ना उसे दोबारा मत निकाल ले। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे ना, सबकी नजरें सिर्फ इन्हीं दोनों के ऊपर थी। खैर, वो जो पर्पल वाली लेडी थी वो चाहती थी कि वो रोक ले पैनी को, इसलिए वो बोलती है मिस ग्लैडस्टोन, लेकिन इससे पहले वो आगे कुछ बोलती पैनी से रोक देती है और कहती है कि तुम्हें इस तरह मुझे फॉर्मली बुलाने की जरूरत नहीं, आफ्टर ऑल हम दोनों सेम एज के हैं, तो तुम चाहो तो मुझे पैनी भी बोल सकती हो। तो यहाँ पे पर्पल वाली लेडी थोड़ा सा रेजिस्ट करती है और कहती है कि क्या आपको मतलब मुझे आपको आपके पहले नाम से पुकारना क्या ये ठीक होगा? और फिर मतलब अपनी इमेजिनेशन में चली जाती है और सोचती है कि हमारी पहली मुलाकात पे ही मुझे ये अपने आप को अपने पहले नाम से पुकारने दे रही है, तो मुझे यकीन है अगली मुलाकात में तो ये अपना लव मुझे कन्फेस कर देगी। बाय द वे, ये चीजें जो है ना पर्पल वाली लेडी सोच रही होती है और फिर वो ऊंची आवाज में बोल देती है तो फिर हम अपने बच्चों का नाम क्या रखेंगे और 10 साल बाद हमारी शादी हो जाएगी। ये सब बातें सुनकर ना मतलब पैनिक वो थोड़ा घबरा जाती है, वो बोलती है इस लड़की को क्या हुआ है, अचानक से इतनी अजीबोगरीब बातें क्यों सोच रही है? लेकिन हमें बताया कि ये लड़की अपनी ही इमेजिनेशन के साथ ना उड़कर जाने लगती है खाना लेने के लिए। पैरी उसे रोकती है और कहती है क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगी, क्योंकि तुमने अब तक अपना इंट्रोडक्शन मुझे दिया नहीं है। जिसे सुनकर वो लड़की पीछे मुड़ती है, कहती है उफ मेरे मैनर्स कहाँ चले गए, ये सोचते हुए उसको बो करती है और कहती है मेरा नाम क्लेयर है। जिसे सुनकर पैनी के साथ साथ हम भी थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं कि क्लेयर का कब से कैरेक्टर इतना अजीबो गरीब सा हो गया, मतलब देख रहे हो ना आप कितना अजीब है ये कैरेक्टर। यहाँ पे वो लड़की उसे लगता है कि पैनी को उसकी आवाज समझ नहीं आई, इसलिए वो जाती है उसके पास जाके टेबल पर बैठती है और फिर से बोलती है कि मेरा नाम क्लेयर है। यहाँ पे पैनी बोलती है कि ओ मुझे लगता है मैंने तुम्हारा नाम सही से सुना नहीं था, वाकई तुम्हारा नाम बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और लिटरली वो बहुत ज्यादा सदमे में थी कि क्लैर का कैरेक्टर ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब वो हीरोइन है इस ड्रामे की, उसने उसको काफी काफी लीड कैरेक्टर्स के साथ देखा है। लेकिन हाँ, इन सबके साथ देखने में ना एक बात कॉमन थी कि कभी उसका फेस नहीं दिखाया गया था, इसलिए बेशक मैं उसको पहचान नहीं पाई। लेकिन ऐसा क्यों है, क्यों मैंने उसको पहचाना नहीं? मेरे ख्याल से अभी मेरे यहाँ से निकलना यही बेहतर होगा, ये सोचते हुए पैनी उठती है और कहती है मुझे चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्लैर कहती है कि आपका चेहरा ये बहुत ज्यादा पेल दिख रहा है, मैं समझ सकती हूँ आप मुझे ऐसी लड़की के साथ खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहोगे ना। हाँ, मैं हूँ इतनी बेकार सी लड़की, आखिरकार मैं टावन में जॉब करती हूँ, मैं कैसे सोच सकती हूँ कि आप मेरे साथ खाना खाओगी मुझे जैसे स्टेटस के बंदे के साथ। जिसे सुनकर पैनी थोड़ा सा चौंक ही जाती है और वो फौरन ही खाना खाने बैठ जाती है और कहती है नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है,
मैं तुम्हारे साथ खाना खा सकती हूँ। जिससे सुनकर पर्पल वाली लेडी थोड़ा खुश हो जाती है, वो बोलती है वाओ ये तो वंडरफुल हो गया। और फिर हमें बताया जाता है पीछे से सर्वेंट आता है एक प्लेट को लेकर, और वो फ्रूट प्लेटर होता है उसको नीचे रखता है, कहता है ये फ्रूट प्लेटर आप लोगों के लिए है। फिर यहाँ पे पैनी दिल में सोच रही होती है कि चूंकि अब ये हीरोइन हमारे साथ है तो मैं इसके जरिए कुछ काफी सारी अच्छी अच्छी जो नॉलेज है उसे हासिल कर सकती हूँ हमारे मेल लीड्स के बारे में। तो हाँ, इसके साथ दोस्ती मेरे लिए फायदेमंद होगी। खैर आगे हमें बताया जाता है कि जो पैनी है ना, उसके सामने बैठी होती है पर्पल वाली लेडी, और वो बोलती है कि आप इस प्लेटर के अंदर जो मैंगोज है ना उन्हें थोड़े किसी और फ्रूट के साथ एक्सचेंज कर दो, क्योंकि हमारी जो लेडी है उन्हें मैंगो से एलर्जी है। क्लैर की मुझसे ये बात सुनकर पैनी थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है क्लैर को मेरी एलर्जी के बारे में कैसे मालूम। और यहाँ पर फिर हमें बताया जाता है कि क्लैर अपनी बात को क्लियर करती है और कहती है कि एक्चुअली जो आपका घर में आपने एक लड़का देखा होगा जो मास्टर के साथ होता है, मतलब कि आपके भाई के साथ होता है, कार्लस के साथ। बाय द वे भी पैनी को नहीं पता कि कार्लस इसका भाई है पैनी का। खैर वो बताती है कि एक्चुअली वो लड़का जो है ना वो आपके यहाँ काम करता है और वो मेरा नेबर है, तो उसके जरिए मैं आपकी काफी सारी नॉलेज जो है उसे हासिल करती हूँ। मतलब जब भी वो घर आता है मैं उससे बात करती हूँ और मैं उसके बारे उससे ना अक्सर आपके बारे में पूछती हूँ। यहाँ पे पैनी को क्लियर हो जाता है और वो बोलती है अच्छा ठीक है। वैसे मुझे समझ नहीं आता उसे रखा क्यों है, वैसे वो भी एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, उसे पता नहीं क्यों हमारी फैमिली में रखा गया है। फिर उसको अचानक से याद आ जाता है कि जो उसकी मेड हेलन है ना उसने उस लड़की को बारे में उसको बताया था एक दफा कि वो लड़का जो है ना उसकी आंख का कोई इशू है जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स जो है उसके अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इन लोगों ने उसको एक मतलब समझ सकते हो ना चैरिटी के तौर पर रखा हुआ है, उसको थोड़ा सा स्पॉन्सरशिप वगैरह दे देता है। यहाँ पर पैनी जो है जब वो बातें इसको क्लैर को समझा रही थी ना, तो ये क्लैर एक अलग ही दिमाग के एक बहुत ही अजीबो गरीब सोच के साथ बैठी होती है और एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोलती है तो क्या आप मुझे ये कहना चाह रहे हो कि आपके साथ रहने के लिए मुझे अपनी आंखों को फोड़ना होगा, मतलब मुझे अंधा होना पड़ेगा। ये बात सुनकर पैनी वो तो शॉक हो जाती है, कहती है इतनी डरावनी बात तुम इतने इनोसेंट फेस के साथ कैसे कह सकती हो। खैर हमें यहाँ पे पैनी बताती है कि जो गेम थी ना उसके अंदर क्लैर का कैरेक्टर बहुत ज्यादा मतलब अमेजिंग सा कैरेक्टर बताया गया था, बिल्कुल संस्कारी सा, कूल सा और बहुत स्टाइलिश सा कैरेक्टर जो मतलब हर कोई एडमायर करे ऐसा कैरेक्टर था वो। मुझे नहीं पता अब इसको क्या हो गया, मतलब कैसे ये इतना चेंज हो गई है। फिर हमें बताया जाता है कि वो ऐसा क्यों सोच रही है, क्योंकि क्लैर के सामने एक कॉकरोच आ जाता है और वो ऐसा नहीं करती कि उसको जाने दे, वो अपने हाथ में मौजूद छुरी से उसके पेट पे वार करती है और उसको लिटरली मार देती है बिल्कुल पैनी के सामने, और कहती है कि पैनी आप बच के रहना। मतलब पैनी के लिए तो बहुत ज्यादा कंसीडर कर रही है, वो बहुत ज्यादा उसका ख्याल रख रही है, मतलब काइंड है, लेकिन बहुत अजीब हरकतें भी कर रही है जो कि पैनी को समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों है। एक्चुअली जो गेम डिजाइनर्स है ना उसने जो क्लैर है उसका कैरेक्टर कभी भी ऐसा मतलब डिजाइन नहीं किया, तो ऐसा क्यों हो रहा है। खैर यहाँ पर जो पैनी है वो पूछती है कि मतलब उसकी हरकतों से उसे तो इतना तो पता चल गया कि जो क्लैर है वो चाहती है कि मेरे साथ काम करे, मेरे साथ रहे। तो पैनी पूछ लेती है कि क्यों तुम अपने नेबर्स की तरह मेरे साथ काम करना चाहती हो। यहाँ पे पैनी कोई बहाना सोचने लगती है और क्या सोचती है कि क्या मैं इसे बता दूं कि मैं उसकी साइड पे रहना चाहती हूँ। नहीं नहीं, ये थोड़ा स्टूपिड साउंड करेगा, तो मैं इसको क्या कहूँ। और फिर उसके मुंह से निकल जाता है कि एक्चुअली मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, इसलिए मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। यहाँ पे पैनी को अपनी लास्ट कन्वर्सेशन रॉयल प्रिंस के साथ याद आ जाती है, जहाँ पर उसने कहा था कि गरीब लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल से अपनी पढ़ाई वगैरह के अखराजात उठा पाते हैं। उन लोगों की लाइफ हमारी तरह नहीं होती कि एक इशारा किया और उनको सब कुछ हासिल हो जाए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और इन चीजों को कंसीडर करते हुए पैरी जो है वो क्लैर के हाथ चेहरे के ऊपर हाथ रखती है और कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी जो विश है ग्रांट कर सकती हूँ और तुम मेरे मेंशन आ सकती हो, मैं तुम्हारी जो स्टडीज है उनके अखराजात के बारे में बात कर लूंगी, तुम वहां पर आराम से पढ़ सकोगी। खैर बताया कि ये लोग जब थोड़ा दूर होते हैं तो उसकी मेट बोलती है कि पैनी आपको नहीं लगता आपने कुछ ज्यादा बोल दिया, मुझे यकीन है जो लॉर्ड कार्लस है उन्हें जब इसके बारे में पता चलेगा तो वो बेशक बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाले हैं। जिससे सुनकर पैनी कहती है नहीं तुम इसके बारे में टेंशन मत लो, इसके अभी हल है मेरे पास। ऑफ कोर्स जो कार्लस है वो हीरो है और ये हीरोइन है, तो बेशक इनके बीच में कुछ मसला तो होना है, मतलब मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। खैर आगे पैनी बोलती है कि इतनी छोटी बच्ची को ना बेशक स्कूल में होना चाहिए, ना कि चावल में किसी को ड्रिंक सर्व करना चाहिए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इसकी जो स्टडीज है उसे स्पॉन्सर करूँ। यहाँ क्लैर ना एक लिस्ट तैयार करी थी, उसके बाद वो लिस्ट को लेकर ना पैनी के पास आ जाती है, कहती है मैं थोड़ा सा परेशान हूँ कि आप इस तरह की लिस्ट क्यों बनवा रही थी, मतलब आप ऐसे लोगों के नाम क्यों जानना चाह रहे हो जो इतना स्ट्रॉन्ग कर्ज को कास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पैनी बोलती है ठीक है मुझे अपनी बातों को क्लियर करने दो, मैं चाहती हूँ तुमसे पूछना कि अगर तुम्हें कुछ ऐसे आदमियों के बारे में मालूम हो या कैसे किसी शख्सियत के बारे में मालूम हो जो इतना इतना स्ट्रॉन्ग कास्ट कर सकते हैं कि उसको जो गॉड की ब्लेसिंग यानी कि हेवंस की ब्लेसिंग है वो भी उसे तोड़ ना सके। जिसे सुनकर जो पैनी की सामने क्लैर होती है वो बोलती है मुझे यकीन है आप कोई मजाक कर रहे हो, क्योंकि ऐसा कोई भी शार्प नहीं है या श्राप नहीं है जो कि गॉड के मैजिक के जरिए भी तोड़ा नहीं जा सकता, हद तक कि वो जो कर्ज है वो किसी और गॉड के जरिए ना दिया गया हो। ये बात सुनकर पैनी थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, कहती है मैंने इस चोरी को तो कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा ही नहीं था। और उसके बाद वो बोलती है कि चलो सर्वेंट जल्दी से मुझे जाओ और एक पेन और पेपर आके दो, मुझे एक लेटर भी भेजा है रॉयल प्रिंस को। और उसके बाद हमें रॉयल मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी प्रिंस की और एक दूसरी किंगडम से आए हुए शख्स की। ये शख्स आया था और चाहता था कि जो एक ये जो प्रिंस है ना इसके मुल्क में एक ट्रेजर है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजर है, हर्ट ऑफ एरेंस। और ये आदमी चाहता था कि हर्ट ऑफ एरेंस को अपने मुल्क ले जाए। ये बोलता है प्रिंस से कि हमारा जो मुल्क का पानी है वो बहुत गंदा हो गया, हमने सुना है आपका जो ये ट्रेजर है ये मुल्क के पानी को रिसाइकिल करने में मदद करेगा, तो हम चाहते हैं कि आप वो हमें उधार दे दें और बेशक इससे हमारे ताल्लुकात और बेहतर होंगे। प्रिंस बेशक उसे सामने से मना नहीं कर सकता था क्योंकि इससे उनके हालात बुरे हो सकते हैं और हो सकता है बच्चे बदतर भी हो जाए। इसलिए प्रिंस सोचता है कि मैं क्या करूं, मुझे इसको किस तरह मना करना चाहिए। अचानक से उसको पैनी याद आती है जहाँ पर वो बोल रही थी कि तुम्हें अपने फैसले खुद लेने चाहिए और तुम्हें अपनी जिंदगी को खुल के जीना चाहिए, तुम्हें मुस्कुराने पे पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, तुम चाहो तो जितना मर्जी मुस्कुरा सकते हो। और उसकी इन सब बातों को सोचते हुए ना उसको एक आइडिया याद आता है और फिर वो बोलता है
मैंने सुना है कि आपके मुल्क में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजर है, वो एक स्वॉर्ड है ना? मैं भी उसे उधार पे लेना चाहता हूँ आपसे। बेशक ये बेहतरीन एक्सचेंज होगा। और ये बात सुनकर वो आदमी तो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि आप मतलब आपको क्या लगता है वो एक इंपॉर्टेंट चीज नहीं है? वो कोई मामूली चीज है आपके नजदीक? वो बहुत इंपॉर्टेंट स्वॉर्ड है। मैं आपको हरगिज उसे उधार पे नहीं दे सकता। वो कोई चीज ऐसी नहीं है जिसे उधार पे दिया जाए। ये बात सुनकर हमारा प्रिंस बोलता है कि अगर आप अपनी इंपॉर्टेंट चीज को, अपने इंपॉर्टेंट ट्रेजर को उधार पे नहीं दे सकते, तो आप कैसे हमसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम अपने इतने इंपॉर्टेंट ट्रेजर को आपको उधार पे दे दें? आपका क्या भरोसा कि आप गद्दारी नहीं करोगे? वो आदमी गुस्सा करता है और उठकर दरवाजे बंद करते हुए चला जाता है। कहता है मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात पे रेग्रेट नहीं होगा कि बेशक मैं आपकी की हुई कन्वर्सेशन को अपने किंग के साथ जरूर डिस्कस करूंगा। यहाँ पर जब वो चला जाता है तो यहाँ पे हमारे रॉयल प्रिंस और साथ में उसका सेक्रेटरी रह जाता है। सेक्रेटरी बोलता है वैसे आपकी बातें और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू आज वो थोड़ा बदला हुआ लग रहा है। जिसे सुनकर प्रिंस बोलता है कि मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हें मुश्किल में डाला हो। तो वो आदमी बोलता है नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, बस आप थोड़ा चेंज दिख रहे थे आज। जिसे सुनकर प्रिंस कहता है कि हाँ मैंने कुछ नए दोस्त बनाए और उन्होंने मुझे बताया कि अपने डिसीजन को कैसे रिस्पेक्ट देना है। यहाँ पर प्रिंस का जो सेक्रेटरी है वो थोड़ा मुस्कुराता है, लाइक जैसे मोक वाली होती है ना, लाइक थोड़ा सा जैसे तंजिया मुस्कुराहट है, उस तरह बोलता है कि जैसे छेड़ने वाली मुस्कुराहट के साथ कि तो क्या आपकी ये दोस्त कोई लड़की है? यहाँ पर ये सुनने का प्रिंस बोलता है कि ठीक है मेरा इस तरह मजाक मत उड़ाओ। इतने में यहाँ पर दरवाजा खुलता है और गार्ड आता है। वो कहता है कि आपके लिए मिस प्रिंस एक लेटर आया है जो कि मिस ग्लैंस्टॉन ने भेजा है। जिसको सुनकर प्रिंस का सेक्रेटरी जो है वो मुस्कुराता है और कहता है ठीक है मुझे पता चल गया वो लड़की कौन है आखिरकार। खैर प्रिंस जो है हमारा वो लेटर पढ़ता है और कहता है कि ठीक है जल्दी से जाओ और देखो कि हमारे जो कोई भी हमारे जो मेंशन है इसके अंदर कोई ऑफिशियल फाइल है, ब्रेक पर है। अगर ऐसा कोई ऑफिशियल फारिग हो तो उसे जल्दी से भेजो। जो हमारी मिसेस ग्लैनस्टोन सेसेला है उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मुझे लेकर दो। बाय द वे सेसेला कोई और नहीं, हमारी जो पैनी है उसकी मदर है। अगले एपिसोड के स्टार्ट में बताया जाता है कि पैनी उस लड़की को लेकर चुपके से महल के अंदर आ जाती है। उसके बाद सोफे के पीछे से होने के बाद और फिर दरवाजे के अंदर से घुसते हुए वो फौरन फाइनली अपने कमरे के अंदर पहुंच ही जाती है। यहाँ पे कमरे में आके वो रिलीफ फील करती है कि शुक्र है यहाँ पे कार्लस मौजूद नहीं, अगर वो होता तो मुश्किलें मेरे लिए और भी ज्यादा बढ़ जाती। खैर वो बोलती है कि क्लेयर के माँ बाप से परमिशन लेना वो ज्यादा मुश्किल नहीं था। उन्होंने पूछा कि मेरे पास घर है, खाने को चीजें हैं, तो उन्हें लगा कि कोई मसला नहीं है और उन्होंने मेरी अपनी बेटी को यहाँ पर लाने दिया। बेशक उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, उनके लिए तो बस एक खाने खिलाने के लिए मुंह कम हो रहा था ना, बेशक ये बेहतरीन था। खैर यहाँ पर जो बैनी है वो क्लैर से कहती है कि अपने कपड़े उतारो। जैसे सुन के क्लैर थोड़ा सा घबरा जाती है, कहती क्यों मैं अपने कपड़े क्यों उतारूं? खैर पैनी बोलती है जल्दी करो, जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारो, तुम्हारे कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हैं। यहाँ पर फिर वो फाइनली अपने जो पुराने कपड़े होते हैं वो पैनी को क्लैर को पहना देती है। और यहाँ पर क्लैर वो थोड़ा सा हैप्पी दिख रही होती है। खैर पैनी बोलती है कि ऐसे ये कपड़े मेरे पिछले साल के, उम्मीद है ये तुम्हें बुरे नहीं लगे होंगे। वैसे तुम मुझसे पतली हो तो इसलिए तुम्हें आराम से आ गए, उम्मीद है ये तुम्हें अच्छे लगे होंगे। पैनी बोलती क्या वाकई क्लैर बोलती क्या ये वाकई पैनी आपके पिछले साल के कपड़े हैं? तो पैनी बोलती क्यों ये तुम्हें पसंद नहीं है क्या? तुम इस बात से उदास हो कि मैं तुम्हें अपने पहने हुए कपड़े पहना रही हूँ? तो क्लैर कहती है नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आपने मुझे गले लगाया हो। वाकई मैं बहुत ज्यादा खुश महसूस कर रही हूँ। और ये कहते हुए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है। खैर वो जब अजीब सी हरकतें कर रही थी आने के बाद पे लोट पोट रही थी और बोल रही थी ओ माय गॉश ये बहुत जल्दी हो रहा है, तो पैनी उसे कुछ समझ नहीं आता। वो कहती है ठीक है मैं फिर मैं इसे ऐसे ही कंसिडर करती हूँ कि तुम्हें ये कपड़े पसंद आए। खैर फिर उसके बाद वो उसको मतलब बहुत ही कूल लुकिंग वाला जो ड्रेस होता है वो पहनाती है। उसके बाद उसको वो जो हॉर्स राइडिंग के लिए सूट होता है वो पहना के दिखती है। और फिर से कुछ ऐसे भी कपड़े ट्राई करवाती है जो कि इन दोनों के सेम होंगे, मतलब जब ये पिकनिक पे जाएंगे तो वो कपड़े पहन सकते हैं, मतलब ट्यूनिंग करके। और फिर वो बोली थी वाह ये तो सब ड्रेसेस में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है, ऐसा लग रहा है मैं किसी डॉल को ड्रेसअप कर रही हूँ। अब मैं समझ रही हूँ क्यों मेरी मेड हेलन बार बार मुझे कपड़े पहनाने पे इतना इंसिस्ट करती है। बेशक उसके लिए भी मैं डॉल की तरह होंगी। खैर यहाँ पर जो ये होती है पैनी क्लैर होती है वो बोलती है एक मिनट लेडी क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? ये है बैंड क्या ये बहुत ज्यादा स्पेशल है? पेनी बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम चाहो तो मेरे जितने भी है बैंड है उसको रख सकती हो और तुम्हें बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं, मतलब तुम्हें जो अच्छा लगे तुम पहन सकती हो उसे उठाकर। खैर ये कपड़ है तुम्हें जो पसंद है तुम उसमें से ले लेना। ये सोचते हुए ना वो बाहर जा रही थी और जैसे वो गेट खोलती सामने कार्लस खड़ा हुआ था बहुत ही गुस्से वाला मुंह बनाकर। और उसे देखती वो तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो फाइनली पूरी कोशिश करती है गेट बंद करने की, लेकिन बेशक वो कमजोर थी इसलिए उसका जोर कार्लस के आगे नहीं चलता और कार्लस जबरदस्ती दरवाजा खोल देता है। कहता है आगे से हट जाओ, इससे पहले मैं तुम्हें भी चोट पहुंचा दूंगा। और ये कहते हुए वो गेट को खोलता है। कहता है तो अब बताओ तुम इस दफा किसको अपने घर ले आई? और जब वो गेट खोलता है तो सामने वो जो क्लैर है वो खड़ी होती है और इन दोनों के आई कांटेक्ट होता है जहां पर हमारी पैनी वो तो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि पिछले 10 सेकंड से सिर्फ एक दूसरे को देख ही रहते हैं। यहाँ पे खैर जो कार्लस है वो कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और यहाँ पे जैसे हीरो हीरोइन के मिलने पर हवा ब्लो होती है ना वैसे ही सीन होना शुरू हो जाता है। खैर बताया कि अंदर आ जाता है और ये बस उसको घूर ही जा रहा होता है, मतलब क्लैर को घूर रहा होता है, जिसे देखकर पैनी थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा अजीब महसूस कर रही थी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्यों ये एक दूसरे को इतना घूर है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ ही ना हो जाए। खैर बताया कि कार्लस जो है ना वो पैनी की तरफ से होते हुए रूम के अंदर जाता है और चीजों की लाइक इधर उधर देखता है, छानबीन करता है। और उसके बाद वो पेनी के सामने आके कहता है तो फाइनली इस दफा तुम किसी लड़के को तो नहीं लाई कम से कम। तो यहाँ पे पेनी कहती है ओह दैट्स रिलीफ, तुम्हें तुम्हें सिर्फ जेंडर कंफर्म करना था कि मैं लड़का लाई हूँ या लड़की। खैर यहाँ पे पेनी के सामने क्लेयर वो थोड़ी क्यूरियस लग रही थी और वो बोलती है कि बस पेनी ये लड़का है कौन? तो पेनी कहती है ओह मुझे माफ करना मैं तुम लोग को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। बाय द वे क्लेयर ये मेरा भाई कार्लस है और भाई कार्लस ये मेरी दोस्त क्लेयर है।
खैर इनका इंट्रोडक्शन करवाने के बाद मतलब थोड़ी देर खामोश हो जाती है और हमें बताया जाता है वही वाला डार्क और दोबारा क्लेयर के ऊपर, और वो बोलती है तुम्हारा भाई, वाओ ये कितना एक्साइटेड है ना कि ये तुम्हारा भाई है, मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि ये तुम्हारा भाई है। और यहाँ पर फिर हमें बताया जाता है कार्ल ऐसे सोच रहा होता है चलो शुक्र है इस दफा ये एक लड़की को ही लाई है बाहर से, किसी लड़के को नहीं लाई, मेरे लिए इतनी मुश्किल की बात नहीं होगी इसके साथ बातचीत करना। और यहाँ पे जो क्लैश थी वो भी दिल में यही सोच रही थी कि चलो ये इसका भाई है तो इसलिए मुझे इतने परेशान होने की जरूरत नहीं। उसके बाद ये फॉर्मली मतलब जब इन्हें मालूम हो जाता है कि एक दूसरे से इन्हें कोई खतरा नहीं है, तब ये लोग एक दूसरे से फॉर्मली हाथ मिलाते हैं जैसे कि मिलने पर करता है कोई भी। और फिर फौरन ही कार्यस कहता है सर्वेंट से कि जाओ इसके लिए जो सर्वेंट का क्वार्टर है उसमें एक कमरा तैयार करो ताकि वहां पर रह सके। और उसके बाद जो क्लेयर है वो खामोशी से बस वहां से चली जाती है और पीछे रह जाती है पैनी अपने भाई के साथ, जहाँ पे वो बहुत ज्यादा डर रही थी। खैर यहाँ पर उसका भाई बोलता है तो अब तुम खुश हो, तो पैनी कहती है नहीं नहीं, मेरी कितनी क्या हिम्मत कि मैं आपके सामने कुछ बोलूं, बेशक मैं हर हाल में खुश हूँ। यहाँ पर उसका भाई कहता है कि देखो अब तुम कितना मासूम बन रही हो, पहले तुम मेरी बगैर इजाजत की किसी को घर में ले आते हो और उसके बाद तुम बोलती हो कि तुम हर हालत में खुश हो। यहाँ पे पैनी बोलती प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे ये टावन में मिली थी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। ये बात सुन के ना कार्लोस थोड़ा परेशान होता है, कहता है टावन तो वहां पे करने क्या गई थी। पैनी कहती है एक्चुअली मुझे कुछ काम थे वहां जाके करने के लिए। तो जो हमारा कार्लोस है वो बोलता है कि तुम मुझे बताओ तो सही तुम्हें क्या काम था वहां पर इतनी अजीबो गरीब जगह पर, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे पैनी कहती है कि नहीं मैं अपने मैटर्स को खुद सॉर्ट कर सकती हूँ, प्लीज मुझ पर भरोसा करो, मैं अपनी चीजों को खुद हैंडल करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जैसे मैंने पास्ट लाइफ में किया इस लाइफ में भी मैं तो किसी पर डिपेंडेंट रहूँ और उनकी लाइफ को रून कर दूं। नहीं मैं ये सब काम खुद कर सकती हूँ, जब कोई मुश्किल मुझ पर आए तो मुझे पता है कि मुझे उससे कैसे निपटना है, इसलिए मैं तुम पे डिपेंडेंट नहीं कर सकती। वैसे जो भी आज हुआ वो मेरी गलती थी, मैं उसको एडमिट करती हूँ और मेरा यकीन करो मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी। और इस तरह की ये बातें करी थी। यहाँ पे जो कार्डिस होता है वो गुस्सा हो जाता है, वो कहता है क्या हुआ पैनी तुम्हें, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम चाहो तो मुझे कुछ भी शेयर कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल का हल निकालूंगा। तुम्हें मुझसे शेयर करना चाहिए कि मसला है क्या आखिरकार। तुम उस वक्त प्रिंस के सामने भी अजीबोगरीब बातें कर रही थी, लेकिन यहाँ पे पैनी वो अभी भी कुछ नहीं बताती है, कहती है नहीं नहीं जो भी मसला है मैं उसे खुद सॉर्ट कर लूंगी, तुम प्लीज टेंशन मत लो। यहाँ पे कार्लोस गुस्सा हो जाता है, वो कहता है प्लीज मुझे बताओ कि मसला है क्या। इतने में वही आदमी जिसके बारे में क्लेयर ने जिक्र किया था कि उसका नेबर है वो आ जाता है प्रिंस के पास और कार्लोस के पास और कहता है लॉर्ड कार्लोस यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो कार्लोस कहता है क्या काम है, जो भी है इसको छोड़ दो, अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वही लड़का चलाता है, कहता है नहीं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, एक्चुअली जो आपके फादर है ना वो जल्दी आने वाले हैं, तो आपको सारी प्रिपरेशन जल्दी ही जल्द करनी होंगी। अगले एपिसोड के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि बहुत गहमा गहमी मची हुई है और मतलब सारे के सारे कुछ ना कुछ कामों में मसरूफ होते हैं। कोई बोल रहा होता है कि लॉर्ड विलियम वो बहुत जल्दी आने वाले हैं और वो यकीनन आपको खुद से गिफ्ट देना चाहेंगे लॉर्ड कार्लस। और फिर कोई बोल रहा होता है कि जो मेंशन है उसकी हिफाजत के लिए जितने भी गार्ड आपने कहे थे ना वो सब असेंबल हो गए, और फिर सारे बस चिल्ला रहे होते हैं कि लॉर्ड कार्लस, क्योंकि हर किसी को काम था कार्लस से। फिर यहाँ पे हमें बताया जाता है पैनी को जो बोलती है कि वो दिन फाइनली गुजर ही गया, क्योंकि उन दिनों जो कार्लस है वो बहुत ज्यादा मसरूफ था, लेकिन हम जब भी एक दूसरे को देखते थे तो उसकी आंखें ऐसे लगती थी कि मुझे कुछ कहना चाहता है। बेशक वो मुझे पूछना चाहता था कि क्या कुछ हुआ मेरे साथ और मैं उसे क्या छुपा रही हूँ, लेकिन वो बेशक बहुत मसरूफ था इसलिए उसके पास टाइम नहीं था मुझसे ये सब बातें करने के लिए। मेरे ख्याल से ये बेहतर ही था, क्योंकि अगर मैं उसको कुछ बताना चाहूँ भी तो मैं उसे क्या बताऊंगी। मैं इस बात पे शक नहीं करती कि वो सिंसियर नहीं है, बेशक वो मेरे साथ बहुत सिंसियर है और वो बेशक मेरी हेल्प मदद करना चाहता है, मेरी हेल्प करना चाहता है, लेकिन मैं उसको बताऊंगी क्या, और मैं इतने प्यार को डिजर्व नहीं करती। ये सब प्यार असल पैनी के लिए है, मेरे लिए नहीं है आफ्टर ऑल। खैर इतने में हमें बताया जाता है कि जो क्लेयर है वो आ जाती है, वो बोलती है लैडी पैनी मैं आपके लिए क्या काम करूँ आज। पैनी बोलती है तुमने ये मेड्स का ड्रेस क्यों पहना हुआ है। वो कहती है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर आपको सर्व करने के लिए आई हूँ, तो क्या मैं अपना मेड का ड्रेस नहीं पहन सकती। पैनी ये बात सुनने के बाद दिल में सोचती है कि ऐसे ये तो ठीक है कि ये मुझे सर्व करना है, ये तो उसे मेड का ड्रेस ही पहनना चाहिए, लेकिन ये तो हीरोइन है ना ड्रामे की, ये ऐसा ड्रेस कैसे पहन सकती है। फिर वो बोलती है उन ड्रेसेस के बारे में क्या जो मैंने तुम्हें खुद से दिए थे, तुम उन्हें भी तो पहन सकती थी। यहाँ पर ये बात सुनकर जो क्लैर होती है वो बोलती है कि वो ड्रेस वो एक्चुअली मैंने उन ड्रेसेस को फोल्ड करके अपने तकिए के बराबर में रख दिया और सोते हुए मैं उनसे जप्पी पा के सोती हूँ, यानी कि गले लगा के सोती हूँ। इस तरह मुझे लगता है कि मैं आपके साथ हूँ और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा खुश महसूस कराती है। जैसे सुनकर पैनी को तो शॉक हो जाती है, वो कहती है वो पहनने के लिए थे उसे पहनो जल्दी से और इस तरह की बातें मत करो। खैर यहाँ पे बताया क्लैर बहुत अजीब बिहेव करती है और कहती है कि मैं आपके लिए क्या करूं, मैं आपको कपड़े चेंज करवाऊं या फिर मैं आपके लिए कुछ करूं या मैं आपको कुत्ते की तरह भौंक के दिखाऊं। हाँ हाँ अगर आप चाहो तो मैं ये भी कर सकती हूँ। वैसे मैंने आज तक बड़े कुत्तों को भौंकते हुए तो नहीं देखा, लेकिन हाँ मैं फिर भी कोशिश करूंगी आपके लिए लेडी पैनी, बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या। यहाँ पे पैनी वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी और वो दिल में बोली थी प्लीज कोई आओ और मुझे बचा कर लेके जाओ यहाँ से। इतने में एक मेड आती है, वो बोलती है कि लेडी पैनी जो प्रिंस है ना वो यहाँ पर आया आपको मिलने के लिए। जिसे सुनकर पैनी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली किसी ने मुझे बचा लिया है। वो बोलती है कि ठीक है अब मैं चलती हूँ, शुक्रिया तुम्हारा मेड। और मेड भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है सिस्टर इतना क्यूटली बिहेव करते हुए देखे, लेकिन क्लेयर वो बहुत ज्यादा नाखुश थी, वो चिल्ला रही थी कि नहीं आप जा कर रही हो। तो पैनी बोलती है एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट है और मेरे ख्याल से मुझे जाकर ना उसे एंटरटेन करना चाहिए, तो प्लीज मुझे टाइम दो। लेकिन क्लेयर वो पूरी कोशिश करती है पैनी को रोकने की, लेकिन वो रुकती नहीं है और क्लेयर यहीं पे अकेली रह जाती है। बताया सारी मेड्स जो थी ना वो ऊपर से खड़े होकर देख रही थी हमारे प्रिंस को और कहती वाओ ये कितना ज्यादा खूबसूरत है, इसके ऊपर जो फ्लैश पड़ रहा है लाइट का, वाओ ये बहुत ज्यादा प्यारा है और वगैरह वगैरह इस तरह की बातें करी थी। इतने में एक मेड बोलती है कि तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकती है, यहाँ पर जो प्रिंस की एज है वो कोई और नहीं पैनी है, तो बताओ पैनी तुम्हें प्रिंस को देखकर कैसा महसूस हो रहा है। और जब वो ये बात पैनी से बोलते हैं ना पैनी बोलता है मुझे प्रिंस को देखकर बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं हो रही, बहुत बुरा इंसान है, क्यों यहाँ पर आया है। आगे बताया जाता है कि पैनी को क्योंकि अपने
माँ के बारे में प्रिंस से इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए वो बहुत ही प्यारे तरीके से प्रिंस से बात करती है। आप खुद ही देख लो कैसे बात करती है। सबसे पहले वो बोलती है योर, फिर घूमते हुए बोलती है हाइनेस, और बहुत प्यारे तरीके से बोल रही थी द प्रिंस, और मतलब समझ रहे हो ना किस तरह वो बटरिंग कर रही है प्रिंस के साथ। खैर वो आगे कुछ कहती है इससे पहले प्रिंस बोलता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें ये बताने के लिए कि मुझे तुम्हारी माँ के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। ये सुनकर तो पैनी का दिल वो तो टूट ही चुका था कि अगर इसे कुछ पता नहीं है आया क्यों है यहाँ पर। और वही बात ऊंचा कह भी देती है कि तुम्हें अगर कुछ मालूम नहीं था तो तुम आए क्यों, और तुमने क्यों इतना मेरा टाइम वेस्ट कर दिया यहाँ पर। खैर यहाँ पर जो प्रिंस है वो कहता है मैंने तुम्हें बताया ना कि मुझे कुछ नहीं मालूम, ये भी अपने अंदर ही एक बात है, तुम्हें मेरे ख्याल से मेरी बात को मुकम्मल सुनना चाहिए, चलो हम कहीं और जाके बात करते हैं, गार्डन कैसा रहेगा। जिसको सुन के पैनी कहती है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से इसको हमें प्राइवेट रूम में जाकर डिस्कस करनी चाहिए। तो प्रिंस कहता है नहीं नहीं गार्डन ज्यादा सही रहेगा क्योंकि वहां पर कोई हमारा इंतजार कर रहा है। और गैस करो कि यहाँ पर कौन पैनी का इंतजार कर रहा था। ये कार्लस था, वो गार्डन में बैठा हुआ था इन दोनों का इंतजार करते हुए, और वो लिटरली बहुत ज्यादा गुस्सा दिख रहा था क्योंकि बेशक प्रिंस ने उसे बता दिया है। पैनी जब देखती है कार्लस को उसके पांवों के नीचे से जमीन ही निकल जाती है और वो पकड़कर प्रिंस को मारना शुरू हो जाती है कि तुमने इसको बताया क्यों। खैर यहाँ पे पैनी प्रिंस को ऑलमोस्ट मारते हुए कहती है कि यहाँ पे कार्लस कर क्या रहा है। तो यहाँ पर जो प्रिंस होता है वो चौंक जाता है, कहते हैं एक मिनट क्या तुमने इसको नहीं बताया था इस सिचुएशन के बारे में, मुझे लगा ये तुम्हारे फैमिली मैटर है तो तुमने यकीनन उसे तो बताया होगा, मुझे लगा हमारे साथ बात करना ये ज्यादा बेहतर होता। फिलहाल पैनी वो बहुत ज्यादा गुस्सा थी और वो कहती है अब तुम अपना एक जुमला अपने मुंह से मत निकाला वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। और फिर बस घबराते हुए वो पीछे मुड़ती इससे पहले कार्लस का हाथ सीधा उसके सर पे आ जाता है और वहां पर वो उसको सर से उठाते हुए कहता है कि यहाँ पर कुछ इतनी इंपॉर्टेंट बात है लेकिन तुमने उसे बताया मगर मुझे नहीं, मैं जान सकता हूँ कि ऐसा क्यों है। पैनी बोलती है नहीं नहीं ब्रो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली तो जो बात है वो उसे भी नहीं पता, मैंने बस उसकी मदद ली है कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। खैर प्रिंस कहता है कि हाँ ये बात तो सच है, इसने मुझे भी पूरी बात नहीं बताई। तो फिर यहाँ पे प्रिंस बोलता है अगर ऐसी बात है तो चलो मुझे पूरी बात जो है सही से बताओ, और यही बात कार्लस भी बोलता है एग्जैक्टली तुम कहना क्या चाह रही हो मुझे सही सही बताओ सब कुछ। खैर यहाँ पे पैनी वो बहुत घबरा जाती है, दिल में बोल रही थी पैनी मैं तुमसे दिल से माफी मांगती हूँ, मेरे ख्याल से तुम्हारी जिंदगी का अंत होने वाला है। खैर कार्लस आप उसके चेहरे पे गुस्सा देख सकते हो, वो बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो बैठते हुए बोलता है कि अगर कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम क्यों मुझसे चीजें छुपाई जा रही हो पैनी। जिसे सुनकर जो हमारा प्रिंस होता है वो बीच में आता है और वो बोलता है कि प्लीज लॉर्ड ग्लैंस्टोन अपने आप को थोड़ा कांत करें क्योंकि मेरे ख्याल से आपका जो एटीट्यूड है ना इसी की वजह से उसे आपसे इतना डर लगता है और वो हमेशा आपकी मदद की जगह दूसरों की मदद लेना पसंद करती है। ये सुन के कार्लस बोलता है कि ये हमारा फैमिली मैटर है, मैं नहीं चाहूंगा कोई आउटसाइडर इसमें बीच में बात करे। जिसे सुनकर जो हमारा प्रिंस होता है वो बोलता है कि मेरे ख्याल से मैं आपको डिसअपॉइंट तो नहीं करना चाहता लेकिन यहाँ पर जब वो मुश्किल में पड़ी थी उसने मुझे आउटसाइडर को बुलाया था, और अगर बात की जाए तो हाँ इसने मुझसे आपकी माँ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने को कहा था लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। अगर मैं इसके बारे में और बात करूँ तो जब आपकी फैमिली के ऊपर बात आती है यानी कि एक ऐसे बंदे की इन्फॉर्मेशन उसे हासिल करनी है जो कि आपकी ही माँ है, उसके बावजूद उसने मुझसे पूछना ज्यादा बेहतर समझा जाके आपसे। मैं देख सकता हूँ आपके घर के मामला कितने शॉर्ट हैं और कितने मैटर में है। क्या आपको अब बात समझ आ गई है। ये बात सुन के ग्लैडस्टोन वो तो चुप ही हो चुका था, मतलब कार्लस वो बिल्कुल खामोश खड़ा हुआ था और बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी था। लेकिन कार्लस को बचाने के लिए आती है पैनी और वो कहती है बस बहुत हो गया अपने मुंह को बंद करो, तुम क्या उसके ऊपर तंज किए जा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारी मदद क्यों ली। खैर अगर तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं तो तुम यहाँ पर आए क्यों, सिर्फ हमारा मजाक उड़ाने के लिए। ये बात सुनकर जो हमारा प्रिंस होता है वो कहता है वैसे मैंने तुम्हें एग्जैक्टली बता दिया है कि हुआ क्या था यहाँ पर, मुझे अपनी आपकी तुम्हारी माँ के बारे में कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो नहीं मिली, मतलब कि वो हमारी जो रॉयल फैमिली की बुक है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बाप यानी कि लॉर्ड ग्लैडस्टोन की वाइफ के तौर पर मेंशन है लेकिन असल जो सीजियस ग्लैडस्टोन है उनके बारे में उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे प्रिंस बोलता है कि हमें तुम्हारी माँ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, मतलब उनका पीछे से बैकग्राउंड क्या है, उनका फैमिली कैसी है, उनके और रिलेशनशिप्स किनसे थे, उनका फैमिली नेम क्या था, मतलब हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जानने को। ये बात सुनते ही कार्लस बोलता है अगर तुमने इस बात को मेंशन किया तो हाँ मैं भी बताना चाहूंगा मैंने आज तक उनके मुंह से उनके खानदान के बारे में कभी कोई बात नहीं सुनी। वैसे ये अजीब तो है लेकिन क्या इससे क्या फर्क पड़ता है। कार्लस को ये बात कहते हुए देखकर जो हमारे प्रिंस होता है वो बोलता है वैसे मुझे भी इसके बारे में जानना है, अगर हमारे को जो इन्फॉर्मेशन पैनी के पास है वो पता चल जाए तो हम चीजों को समझ कर सकते हैं। तो बताओ पैनी तुम्हें क्या मालूम है तुम्हारी माँ के बारे में। जब ये बात होती है तो पैनी उनको सारी कुछ बता देती है और बता देती है उस कर्ज के बारे में भी और बोलती है कि हाँ मुझे बस यही पता चला, हत्या कि जो मेरी पावर्स है ना वो इस काबिल नहीं है कि उनके कर्ज को हटा सके। मैंने बहुत कोशिश की और ये जो कर्ज है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, हत्या कि उनकी जान भी ले सकता है और ये मेरी माँ की जान के साथ खेल रहा है खिलवाड़ कर रहा है। ये सुनकर जो कार्लस है वो तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो उठकर कहता है इतनी इंपॉर्टेंट बात क्या तुम मुझे ये बात जल्दी नहीं बता सकती थी। लेकिन यहाँ पर हमारा प्रिंस वो कुछ ना कुछ सोच ही रहा था फिलहाल। खैर यहाँ पर जो कार्लस है वो बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो कहता है कि तुम मुझे पहले बताना चाहिए था ताकि हम इसके लिए कोई हल निकालते। पैनी कहती है कि मुझे मुझे नहीं मालूम था कि इसका हम हल क्या निकाल सकते हैं, मुझे लगा इन्फॉर्मेशन हासिल करना ज्यादा बेहतर होगा। खैर यहाँ पे हमारे प्रिंस बोलते हैं कि पैनी क्या तुम्हें मालूम है उन चार अलग अलग कबीलों के बारे में, क्लाइंट्स के बारे में। पैनी बोलती है हाँ मैंने सुना तो है। खैर यहाँ पे हमें जो हमारा प्रिंस है वो बताता है कि यहाँ पे चार कबीले हैं। एक तो डिवानश्राइन है जो कि हमारे प्रिंस का कबीला है, ठीक है। दूसरा ग्लैंस्टॉन का है जो कि हमारी पैनी का है, ओके। उसके अलावा एक और है सेवो द ब्लैक, ये मतलब कुछ ब्लैक पावर से रिलेटेड है। और इसके अलावा एक और भी है वहां पर जिसका नाम है मतलब समर्स द गोल्डन,
ये कुछ है जो लाइक इनका जो गॉड है ना वो टाइम को कंट्रोल करता है, इस क्लैन का जो गॉड है। और इनकी मतलब इनकी जिंदगी मतलब बहुत लंबी होती है और ये कभी भी मरते नहीं है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, हत्ता कि ये अपने जो गॉड है उनके साथ बिट्रे ना कर दें और अपनी जो क्लेन की टेरिटरी से बाहर ना चले जाए। जो लोग ऐसा करते हैं ना उनको श्राप मिल जाता है उनके गॉड की तरफ से, क्योंकि उन्होंने अपने गॉड को बिट्रे किया होता है, यानी कि उनको ये साथ गद्दारी की होती है और उसके वजह से ना उन लोगों की जान ले ली जाती है और उन्हें बहुत बुरे तरीके से, बहुत ज्यादा बुरे तरीके से कर्ज किया जाता है। यहाँ पर हमारे प्रिंस को लगता है कि जो पेनी की मॉम है वो उसी क्लैन से बिलोंग करती हैं और चूंकि उन्होंने हमारी पेनी और जो कार्लस है उसे बर्थ दी है, इस तरह उन्होंने अपने गॉड के साथ बिट्रे किया, यानी कि उन्होंने उनके साथ गद्दारी की और उसके बदले उनको इस तरह की सजा मिल गई है और उन्हें उनके गॉड ने कर्ज दिया है। अगले एपिसोड के स्टार्ट में बताया जाता है कि कार्लस उठ के कहीं जाने लगता है, जिसे देखकर प्रिंस चलाते हुए कहते हैं कार्लस तुम कहाँ जा रहे हो। जिसे सुनकर कार्लस बोलता है कि मैं जा रहा हूँ अपने फादर को इन सब चीजों के बारे में बताने के लिए। तो प्रिंस बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बाप को इन चीजों के बारे में नहीं मालूम होगा। ये बात सुनकर कार्लस थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और वो बोलता है यहाँ पर प्रिंस के तुम्हारे बाबा काफी टाइम से चाह रहे थे कि वो जो सम टेरिटरी है उसके करीब ही, समर टेरिटरी के करीब जो बेस है उधर जाकर एक असाइनमेंट करके आए। मैं समझ सकता हूँ वो असाइनमेंट किस बारे में होगी, और जबकि वो यहाँ पर वापस आ रहे हैं तो मैं हैरान हूँ, क्या वो इस दफा फेल हो चुके हैं? अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से वो वापस आ रहे हैं ताकि वो अपनी पसंदीदा औरत के साथ ही मर सके। बेशक उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा, उसको मरते हुए देखने से तो ज्यादा बेहतर ही होगा। आगे बताया जाता है कि प्रिंस कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम अपने फादर को इसे बताकर उनके साथ जो आखिरी लम्हे रह गए उन्हें भी गुजारना नहीं चाहते। जिसको सुन के पैनी और जो कार्लस है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। पैनी बोलती है तुम्हें क्या लगता है हमें इस बात को जवाब देने की जरूरत है? कार्लस बोलता है हाँ जब तक है हमारे पास थोड़ा सा भी मौका बाकी है हम दोनों कभी भी गिव अप नहीं करेंगे अपनी माँ को बचाने के लिए। और ये दोनों बोलते हुए चिल्लाते हैं। यहाँ पर जो प्रिंस था वो कहता है तुम दोनों बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगता है जो काम तुम्हारे बाप नहीं कर सके वो तुम कर पाओगे? तुम्हारे पास इसके लिए कोई प्लान है भी? कार्लस कार्लस बोलता है कि मेरे पास प्लान है, हम समर टेरिटरी के पास जाएंगे और वहां जाके छानबीन करेंगे, लेकिन हाँ पहले पापा को आ लेने दो, हमें उनकी जो तैयारियां करनी है सेलिब्रेशन के लिए वो कर लेने दो, उसके बाद हम जरूर वहां जाएंगे। जैसे सुनकर पहले कहती है मुझे एक बात पूछनी है, क्या वाकई यहाँ पर इतनी ज्यादा तैयारियां करना जरूरी है? बेशक हमारे बाप ही तो लौट कर आ रहा है तो हम उन्हें नॉर्मली भी तो मिल सकते हैं। ये बात सुनकर इन दोनों को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम नहीं जानती अपने बाप के बारे में, वो कितने बड़े हीरो हैं, उनके लिए तो ये छोटी सी सेलिब्रेशन कुछ भी नहीं है। वो तो डिजर्व करते हैं कि उनको बहुत बड़ी सी सेलिब्रेशन की जाए उनके आने की खुशी पर, क्योंकि वो हमारी जो नेशन है उसके बहुत बड़े हीरो हैं। तुमने कभी उनके बारे में नहीं पढ़ा? लेकिन पैनी कहती है नहीं मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं मालूम। जिसको सुनकर ये दोनों चलाते हैं मेरे ख्याल से तुम्हें और भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत है स्कूल जाकर। यहाँ पे पैनी कहती है मैं नहीं चाहती। खैर इसके बाद हमें बताया जाता है क्लैर वो ब्रेड्स को लेकर कहीं जा रही थी, लेकिन सामने देखती है कि पैनी वो एग्जॉस्ट हुई आ रही होती है और वो बेचारी बस ऑलमोस्ट गिरने वाली होती है। जिसे देखकर क्लैर बोलती है लेडी पैनी आप काफी टाइम से गायब थी, आप ठीक कहाँ पर? जिसको देखकर पैनी फौरन से उसके पास आती है और गिरते गिराते ना लाइक किसी तरह उस पर गिरी होती है। कहती है मेरे ख्याल से मुझे चुप ही रहना चाहिए। मैंने लिटरली बस उनसे ये पूछा था कि वो है क्यों और उनके लिए इतनी बड़ी सेलिब्रेशन क्यों बनती है। उन्होंने तो लिटरली 4 घंटों तक ही मुझे लेक्चर दिया और जब कार्लस ये सब कर रहा था उसके ऊपर अचानक से वो एक अजीब सी रोशनी आ गई थी और सारी बातें सिर्फ उसी की आवाज गूंज रही थी हर जगह। मैं और क्लेयर हम दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए थे, हम सबको से उसकी बातें सुननी पड़ रही थी। वाकई वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था जब उसने कहा कि मेरे बाप ने 500 मीटर दूरी से ही उस आदमी का सर उड़ा दिया। वाकई ये बहुत अजीब साउंड कर रहा था, 500 मीटर दूरी से किसी को कैसे मारा जा सकता है? ये सब चीजें बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हैं, ऐसा लगता है वो कोई मास्क हीरो है। ये बात सुनकर क्लेयर बोलती है कि मास्क हीरो इसका मतलब क्या है? पैनी बोलती है अगर मैं कोई फालतू बात बोलूँ तो उसको माइंड मत करना, एक्चुअली मेरा सर बहुत ज्यादा दुख रहा है और शायद इसलिए मैं बोल रही हूँ ये सब चीजें। वैसे ये टेंट ही यहाँ पर क्यों लगे हुए हैं? जिसे देखकर क्लेयर बताती है कि एक्चुअली आपके बाबा के आने की खुशी में लगे हुए हैं। और फिर हमें बताया जाता है उन जो टेंट्स लगे होते हैं उनमें काफी जगहों पे ड्रिंक्स होती हैं, कुछ जगह पे कुछ होता है और सारे लोग जो है ना उन ड्रिंक्स वगैरह को फ्री में एंजॉय कर रहे होते हैं। बस इसलिए ये सब कुछ सेलिब्रेशन हो रही है क्योंकि वो लॉर्ड ग्लैंस्टोन जो है वो आ रहे हैं। खैर बताया जाता है कुछ लोग फूल बेच रहे होते हैं, कुछ ऐसे एंजॉय कर रहे होते हैं और फिर एक औरत बोलती है कि वो आ गए और यहाँ पर हमें लॉर्ड ग्लैंस्टोन को फाइनली दिखाया जाता है जो बिल्कुल ही कार्लस की तरह दिख रहे थे। लग रहा था कार्लस को बड़ा कर दिया गया। खैर ये लोग बताया कि गेट के ऊपर आ जाते हैं उनको वो करने के लिए और फिर कार्लस बोलता है कि वेलकम बैक फादर, उम्मीद है आपको सफर में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और उसका बाप उसको सिर्फ करके जवाब देता है, मतलब कोई लंबा जवाब भी नहीं देता। और इसे देखकर ना लिटरली पैनी को दिल में कह रही थी ऐसा लगता है कोई इंसान ही नहीं है, मतलब इसके चेहरे पे तो एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। खैर बताया वो जो कार्लस लॉर्ड ग्लैंस्टोन होता है वो नीचे उतरते हैं और उसके बाद पीछे मुड़ते हैं अपनी बेटी की तरफ, जहाँ पर पैनी वो बहुत अजीब तरीके से लड़खड़ाते हुए आती है और फिर वो करके कहती है फादर गुड आफ्टरनून। और फिर दिल में बोलती है मेरे ख्याल से मुझे कुछ और बेहतर बोलना चाहिए था। और फिर जब वो देखती है मतलब अपने बाप की तरफ तो उसका बाप बोलता है वैसे आज का मौसम काफी बेहतर लग रहा है ना। मतलब इन दोनों में बहुत नॉर्मल सी कन्वर्सेशन होती है। जब पैनी उसके बाप की चेहरे की तरफ देखती है तो वो बिल्कुल ही नर्वस लग रहा होता है, मतलब बहुत ही ब्लैंक फेस होता है। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा नर्वस होता है। खैर बताया यहाँ पे पैनी बोलती है कि जो खून का प्यासा शख्स इस वक्त मेरे सामने खड़ा है, इतना बड़ा कमांडर जो है ये वाकई क्या नर्वस है। खैर वो बोलती है फादर मेरे ख्याल से आप बहुत ज्यादा थक गए होंगे अपनी जर्नी से, तो हमें अंदर चलना चाहिए। पैनी बोलती है मुझे यकीन नहीं आता कि वाकई मेरे सामने नर्वस हो रहा है। खैर यहाँ पे जो उसका बाप होता है वो कहता है थोड़ी देर इंतजार करो। ये कहते हुए अपने हाथ में एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा रैबिट निकाल के रखता है और कहता है ये तुम्हारे लिए एक तोहफा है। जिसे देखकर पैनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, कहती वाह ये कितना क्यूट है, मेरे लिए ये गिफ्ट लाने के लिए आपको शुक्रिया डैड। और उसके बाद बताया कि जो कार्लस है वो कहता है कि चले डैड मैं आपको लीड करता हूँ अंदर तक के। जिसे सुन के जो कार्लस का डैड होता है वो कहता है ठीक है ठीक है। खैर यहाँ पे मैं पैनी बताती है कि वो गिफ्ट देने के बाद ना मेरे पापा और भी ज्यादा नर्वस हो गए थे और वो फौरन यहाँ से चले गए थे।
आगे में बताया जाता है कि सारे लोग जो थे उसको ग्रीट कर रहे थे। कोई बटलर आया, उसने बोला कि आपकी वजह से हमारी नेशन जो है वो फल रही है, फूल रही है। फिर एक बच्ची आती है, वो एक बुके लाकर उन्हें पकड़ाती है, और यहाँ पर लॉर्ड जो ग्रैंडसन थे वो लिटरली बहुत ज्यादा नर्वस लग रहे थे इन सब बच्चों को देखकर। और पैनी वो बहुत ज्यादा क्यूट वे में अपने फादर को देख रही होती है, मतलब बहुत ज्यादा खुश होती है उनके आने से। आगे बताया जाता है जैसे ही वो अपनी वाइफ के पास जाता है तो उसकी वाइफ फौरन से चल के उसके गले लग जाती है, और बहुत ज्यादा ये दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं एक दूसरे से मिलने का, क्योंकि काफी टाइम बाद ही एक दूसरे से मिल रहे थे। उसकी वाइफ बोलती है वाकई मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, बहुत ज्यादा मिस किया वगैरह वगैरह। और वो भी बोल रहा था कि हाँ मैंने भी तुम्हें मिस किया। और इन दोनों के एक दूसरे से मिलने पर ना एक बहुत ही ब्राइट लाइट जो होती है ना प्रोड्यूस हो रही होती है, जिसकी वजह से जो कार्लस था उसने तो ग्लासेस लगा दी थी, लेकिन पैनी उससे तो अपने आपको शील्ड से डिपेंड करना पड़ रहा था। खैर यहाँ पे पैनी बोलती है क्या वाकई हमारे बाबा नॉर्मली तुतलाते हैं, मतलब तुतलाने का मतलब तो पता ही होगा आप लोगों का। तो कार्लस बोलता है हाँ जब वो थोड़े नर्वस होते हैं तब वो ऐसा करते हैं, नहीं बल्कि वो हमेशा ऐसा करते हैं। मतलब वो बात ये इतनी प्राउडली बता रहा था कि मेरे बाप तुतलाता है, जैसे बहुत कोई अच्छी बात है। पैनी बोलती है ऐसी कोई बात नहीं जिसमें तुम्हें प्राउड फील करना चाहिए, पता नहीं क्यों तुम लोग अजीब ही हो। अब मैं समझ सकता हूँ तुम्हें ये जो एटीट्यूड है कहाँ से आता है। खैर यहाँ पे हमारी पैनी की जो मॉम होती है वो बोलती है कि मेरे ख्याल से हम लोग काफी टाइम बाद एक दूसरे से मिले, एक फैमिली के तौर पे हमें एक साथ एक पिकनिक प्लान करनी चाहिए। तो पैनी कहती है हाँ हाँ मॉम, और इससे पहले वो कुछ बोलती तो यहाँ पे कार्लस कहते हैं कि मॉम मुझे माफी मांगनी होगी आपसे, क्योंकि मुझे नहीं लगता हम आपके साथ जा सकते हैं। हमारे यहाँ पर ना एक शॉर्ट कॉम्पिटिशन है थोड़ी दूरी पे, तो हमें जो प्रिंस है उनसे बात करिए, और प्रिंस ने कहा है कि वो इन सब के इंतजाम हैंडल करेंगे। जिसे सुनकर पैनी बहुत तो गुस्सा हो जाती है, फिर उसकी कॉलर को पकड़ते हुए कहती कौन सा कंपटीशन, मैंने तो इसके बारे में कुछ नहीं सुना। कार्लस बोलता है अभी तो तुमने कहा था कि हमें जाना है समर टेरिटरी वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, अब तुम कह रही हो कि तुम्हें नहीं जाना। तो वो पैनी कहती है क्या मतलब, क्या तुम्हें किसी ने कहा है कि वो हमारी जो ट्रिप है उसे मतलब समझ लो ना पैसे वगैरह देगा। तो कार्लस कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स प्रिंस ने कहा है वो ये सब अरेंजमेंट कर लेगा। जिसे सोचकर पैनी कहती है मुझे समझ आ रहा है प्रिंस हमारे लिए इतना मेहरबान हो क्यों रहा है, मतलब वो अपने बगैर किसी मतलब कि अगर से इसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा तो क्यों ये कर रहा है। लेकिन फिलहाल हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके ऊपर रिलाई करने के, तो चलो ठीक है हम लोग चलेंगे। क्या यहाँ पे पैनी मॉम कहती है कि हस्बैंड आपको जा करना है, प्रिंस को ग्रीट करना चाहिए, अगर हम उनको ग्रीट नहीं करेंगे तो बेशक ही बहुत ज्यादा बुरा माना जाएगा। यहाँ पे पैनी बोलती है कि बाबा क्या आप उनसे पहले मिले हुए हैं, मतलब प्रिंस से, मैंने सुना है प्रिंस से कि आप उससे पहले भी मिल चुके हैं। तो उसका फादर कहता है कि नहीं मैं उससे कभी भी नहीं मिला हूँ पहले। आगे में बताया जाता है कि प्रिंस जो है ना वो एक जगह पे बैठा होता है सीढ़ी जगह पर, और उसका गार्ड आता है, कहता है कि जितने भी आपने वो जो चप मंगाए थे ना वो आ चुके हैं, सारा सामान आ चुका है। जिसे सुनकर ना प्रिंस एक गहरी सांस लेता है और कहता है उम्मीद करता हूँ कि पिछली दफा जैसा हुआ था इस दफा दोबारा वैसा नहीं होगा। अगले एपिसोड के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि क्लेयर बेचारी को बहुत सारा काम करने को पड़ रहा होता है, मतलब कि कभी कोई बोल रहा होता है कि हैमर दो, कोई बोल रहा होता है कपड़े ला दो, और क्या तुमने कपड़े फैला दिए, तुमने कपड़े तय कर दिए। और यहाँ पे बेचारी क्लेयर चिल्ला रही होती है कि बस मुझे 1 मिनट दो, मैं ये भी करी हूँ मैं वो भी करी हूँ। यहाँ पर सब बस उससे चिल्ला रहे होते हैं कि क्लेयर 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 के, मतलब वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई होती है काम कर करके। और फिर आके वो टेबल पे बैठ जाती है डाइनिंग टेबल पे, यहाँ पर जितनी भी मेड्स होती हैं वो उसके करीब आती है, कहती प्लीज हमें माफ कर दो। एक्चुअली जो हमारा स्टाफ है ना वो कुछ दिनों से बहुत ज्यादा कम पड़ गया है, तो हमें तुम्हें इतना ज्यादा काम करवाना पड़ा है, जिसकी वजह से क्लेयर कहती है नहीं नहीं माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर सारे लोग कहते हैं शुक्र है जिनके लिए हमने ये सारा काम किया वो जल्दी जाने वाले हैं, हमें आगे इतना सारा काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ ये वाकई बेहतर होगा जब तक कि अगली कोई सेरेमनी नहीं आ जाती। जिसे देखकर सारी मेड्स बोलती है कौन सी सेरेमनी, अब कौन सी सेरेमनी आने वाली है। तो एक मेड इधर उधर देखते हुए बोलती है तुम लोग तो ऐसे बोल रहे थे तुम्हें पता नहीं वही शादी वाली सेरेमनी। सारी मेड्स जो थी ना वो चौक जाती है, कहती क्या कौन सी शादी, किसकी शादी, यहाँ पे किसकी शादी होने वाली है। वो बोलती है दूसरी मेड के तुम लोग तो ऐसे बोल रहे थे तुम लोग कुछ मालूम ही ना हो, तुम्हें नहीं पता मिस पैनी और हमारे प्रिंस उनकी शादी होने वाली है। जिसे सुनकर क्लेयर वो बहुत ज्यादा चौक जाती है, और यहाँ पर जो दूसरी मेड होती है वो कहती है तुम्हें किससे सुना, तुमने किससे सुना कि उनकी शादी होने वाली है, और तुम्हें ये बात कैसे मालूम। जिसकी वजह से वो मेड बोलती है कि मैंने सुना है कि प्रिंस ने लेडी पैनी का हाथ मांगा है और यहाँ पर उनकी शादी जो है वो जल्दी होगी। जिसकी वजह से एक मेड बोलती है कि प्रिंस ने उसे फोर्स किया था, ऐसा नहीं होगा। तो दूसरी मेड बोलती है नहीं नहीं लेकिन मैंने सुना है कि जो मिस पैनी है ना उन्होंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पे क्लेयर वो बेचारी बहुत ज्यादा मतलब अजीब सी महसूस कर रही थी। मेड कहती है कि हाँ ठीक है भले से उन्होंने फोर्स की एक्सेप्ट किया हो या खुशी से एक्सेप्ट किया हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब हमारी लेडी जो है ना वो प्रिंस की वाइफ बनेगी। जैसे सुनकर जो क्लेयर है वो गुस्से से उठती है और कहती है ठीक है मैं दोबारा काम पे जा रही हूँ, और ये कहती है वो भाग जाती है। मेड्स कहती है ऑलरेडी काफी लेट हो गई है तो ये कहाँ पे काम की नहीं जा रही है। और फिर हमें यहाँ पे क्लेयर की प्लेट को दिखाया जाता है जो गुस्से से मतलब उसके गुस्से की वजह से टूट ही चुकी थी। सारे बोलते हैं शायद ये जो प्लेट है ना वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो बाकी मेड बोलती है छोड़ो इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। खैर हमें फिर दिखाया जाता है प्रिंस जैलन को जो कि जा रहा था कहीं पर, और वो बोलता है कि मेरी जो नाइफ है वो कहाँ गई। इतने में पीछे से उसे एक पर्सन फील होता है जो कोई और नहीं क्लेयर थी, वो चाकू लेकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी होती है। और इस बात का एहसास जो है ना वो डायलन को हो जाता है, और वो मैजिक कास्ट करके किसी तरह क्लेयर को पकड़ लेता है अपने मैजिक के अंदर और पकड़ के गिरा देता है। फिर वो बोलता है मुझे यकीन नहीं आता आजकल के लोग वो असैसिन के तौर पर छोटे बच्चों को भी भेज रहे हैं, यकीन है मुझे मालूम है तुम्हें इसमें बहुत तकलीफ होगी, लेकिन प्लीज अपनी अगली लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश करना। ये कहते हुए जैसे ही वो डायलन
क्लैर को मारने ही वाला था ना, अचानक से उसकी शक्ल वो देख लेता है और यहाँ पे वो बोलता है कि तुम हो ना। और फिर हम बताया जाते पैनी वो भी चिल्लाते हुए आ जाती है क्लैर क्लैर कहते हुए कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो डायलन, तुम मेरी मेट को क्यों मारने की कोशिश कर रहे हो। जिसे देखकर डायलन थोड़ा चौंक जाता है, फिर हंसता है और बहुत ज्यादा हंसने के बाद वो कहता है कि दरअसल यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मेरे ख्याल से तो हाँ ये मिसअंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी। जिसे सुनकर पैनी थोड़ा चौंक जाती है कि क्या मतलब, तुम्हें तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में मेरी मेट को मारने वाले थे। खैर यहाँ पे डायलन बोलता है कि तुम चाहो तो हम इसे भी अपने साथ जिस इवेंट पर हम जा रहे हैं ना, जो इन्होंने तो बताया कि हम तीरंदाजी के इवेंट में जा रहे हैं, तो उसके लिए हम इसको भी ले जा सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत काम आएगी। जिसे सुनकर पैनी बोलती है क्या मतलब, तुम्हारा क्या कहने का मतलब है कि तुम्हारे काम आएगी, ये कोई काम आने वाली चीज नहीं है। जिसे सुनकर जो डायलन है वो बोलता है कि लेडी क्या तुम्हें सॉल्टमैनशिप आती है, तो पैनी कहती है नहीं मुझे नहीं आती। डायलन बोलता है तुम्हें मैजिक आता है, तो कहती है नहीं वो भी मुझे नहीं आता। तो जो डायलन होता है वो कहता है पैनी ये तुम्हारी बॉडी गार्डिंग के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी और वैसे भी तुम्हारी एज की है, तो लोगों को शक भी नहीं होगा इस पर। और हाँ बस मुझे इस बात पर थोड़ा ध्यान देना होगा कि ये तुम्हें धोखा न दे। वैसे तुम क्या बता कहती हो, पैनिक के सामने खड़ी क्लैर को बोलता है कि क्लैर रॉजर्स तुम्हारा क्या ख्याल है, कि तुम चाहोगी इसकी बॉडी गार्ड बनना। जिसे सुनकर जो पैनी है वो क्लैर के सामने आ जाती है, कहती है तुम्हें इसका नाम कैसे मालूम। तो यहाँ पे जो हमारा डायलन होता है वो बोलता है कि एक्चुअली मैंने इसका नाम जो है ना अपने ख्वाब में सुना था। पैनी बोलती है तो तुम मेरे बाबा से भी अपने ख्वाब में ही मिले होगे। तो डायना कहता है हाँ हाँ तुम सही समझ रही हो। पैनी दिल में सोचती है कि वाकई ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग लड़का है, बिल्कुल भी अपना जो राज है ना वो मेरे साथ तो शेयर करने वाला है नहीं। और यहाँ पे डायलन भी ऊंची आवाज में यही बोलता है कि एक्चुअली मुझे अभी तुम पे और ट्रस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, फिर मैं तुम्हारे अपने जितने भी कार्ड है ना उन्हें तुम्हारे सामने रिवील कर दूंगा, लेकिन ये अभी वक्त नहीं है। और जब मैं बोलता है कि मैं इस बात पे शर्त लगा सकता हूँ कि तुम वो लड़की नहीं हो जो अपनी पिछली लाइफ में थी, तुम बहुत ज्यादा डिफरेंट हो। खैर बताया डायलन यहाँ से चला जाता है और पैनी कहती है कि तुम्हें डराने के लिए सॉरी क्लेयर, प्लीज तुम मुझे उम्मीद है तुम इस बात का बुरा नहीं मारोगी और उसने जो भी करना उसे दिल पे बिल्कुल मत लेना। क्लेयर कहती है नहीं नहीं मैं चाहती हूँ, मैं इसको दिल पे लूंगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारी हर तरह की मदद करना चाहूंगी, चाहे वो कोई छोटी सी मदद क्यों ना हो, अगर मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। जैसे सुनकर पैनी मुस्कुराती है और कहती है ठीक है मुझे इस बात के बारे में मालूम है, लेकिन तुम बॉडी गार्ड के तौर पे नहीं जाओगी, तुम मेरी दोस्त के तौर पे जाओगी। और बस मुझे एक फेवर करना है, जब भी तुम्हें मौका मिले फ्यूचर के अंदर तो इस लड़के को पकड़ के बहुत ज्यादा मारना, समझ आ गई क्लेयर। खैर बताया रात हो जाती है और पैनिंग वो अपने बिस्तर पे आ जाती है और इधर उधर करवटें बदल के सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। आई डोंट नो व्हाई। वो कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्यों सो नहीं पा रही। मुमकिन है शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं पहली दफा घर से इतने दूर जाने वाली हूँ इस गेम के अंदर, हाँ ये मुमकिन है। लेकिन इसकी वजह से नींद ना आना, मुझे गुस्सा आ रहा है, ये अब चीजें कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। आफ्टर ऑल मैं एक गेम के अंदर हूँ, ये कौन सा असल मेरा घर है। वैसे भी मैं किससे बात कर रही हूँ, एक बनी से, इसका क्या मतलब है, क्या वो मुझे जवाब दे सकता है। पैनी तुम पागल हो गई हो। जब वो इस तरह की बातें करी थी इतने में रैबिट बोलता है कि डैडी। जिसे सुनकर पैनी थोड़ा चौंक जाती है, फिर दोबारा रैबिट बोलता है कि डैडी क्या तुम मुझे सुन सकती हो, क्या तुम मेरी मदद करोगी, मैं यहाँ पे फंस चुकी हूँ। पैनी वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, एक तकिया उठाकर वो उसके ऊपर रख देती है और दूसरी तरफ मुंह करके कहती है यकीनन मैं हेलोसिनेट कर रही हूँ, कैसे एक रैबिट बोल सकता है। इतने में ही वो रैबिट बोलता है मुझे यकीन है यहाँ पर मुझे चोट लग गई होगी, और पैनी चिल्लाते हुए पीछे मुड़ती है। फिर वो रैबिट कहता है कि तुम्हें मुझे ऐसे क्रश करने की जरूरत नहीं थी। इतने में इस रैबिट से वही गॉडेस और उसके साथ एक और बंदा निकलता है और वो बोलती है कि डैडी उफ मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। ये कहते हुए ना वो पैनी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी थी और पैनी वो चिल्लाती है कि क्या यहाँ हो क्या रहा है। एपिसोड के स्टार्ट में पैनी गॉडेस को बहुत जोर से मुक्का मारती है और कहती है तुम इतनी रात को मुझे डरा के करना क्या चाह रही थी। यहाँ पे गॉडेस बेचारी रोते हुए कहती है यार मैंने तुमसे मिलने के लिए इतनी मुश्किल से थोड़ा सा टाइम निकाला ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं और तुम मुझे मार रही हो, मुझे यकीन नहीं होता। खैर यहाँ पर जब गॉडेस को मतलब किसी तरह रो रही थी और पैनी से बोलती है हाँ तुम कहना क्या चाह रही हो, मैं 2 महीने से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कि तुम कुछ आकर मुझे एक्सप्लेन करोगी और तुम 2 महीने से गायब कहाँ थी, तो सबसे पहले तुम ये बताओ। जिसे सुन के गॉडेस कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं गायब होना चाहती थी, मगर हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था यहाँ पर आने का। जिसे सुनकर ये पीछे जो लड़का खड़ा होता है वो बोलता है हाँ हमारे पास कोई रास्ता नहीं था यहाँ पर आने के लिए। फिर यहाँ पर इस लड़के को देखते हुए पैनी बोलता है ये लड़का है कौन। जिसको सुनकर जो हमारी गॉडेस होती है वो कहती है एक मिनट मुझे एक मिनट इसको इंट्रोड्यूस करा देते तुमसे। ये हमारी जो कंपनी है ना, तुम्हारी कंपनी एक्चुअली उसका टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट है और इसको तुम जॉनथन कह सकती हो। ये तुम्हें यहाँ पर ना सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। एक्चुअली जो मैटर्स है ना वो बहुत ज्यादा बेकार हो गए थे, मुझे लगा कि इसको लाना ज्यादा बेहतर रहेगा, ये तुम्हें सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। फिर ये दोनों एक दूसरे को हेलो कहते हैं और फिर पैनी को वो लड़का पूछता है कि यहाँ पर कुछ प्लॉट्स में कुछ डेवलपमेंट्स हो रही है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो पैनी बोलती है तो मैं पूछना चाहिए क्या चेंजेस नहीं आए, यहाँ पे तो इतने सारे चेंजेस हो चुके हैं। जैसे कि तुम जानते हो कि जो 4 क्लाइंट्स थे उनका तो कहानी में कहीं जिक्र नहीं था, लेकिन वो 4 क्लाइंट्स भी आ गए हैं। जिसे सुनकर जो जॉनसन होता है वो बोलता है एक्चुअली मैं उनके बारे में नहीं जानना चाह रहा, मैं जानना चाह रहा हूँ कैरेक्टर्स के बारे में। कैरेक्टर्स में क्या तब्दीली आ रही है आजकल, तुम जानती हो जो कैरेक्टर्स हैं वो यूजुअली या तो प्यार महसूस करते हैं या तो गुस्सा महसूस करते हैं, एग्रेशन महसूस करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ जो कैरेक्टर तुमसे मिल रहे हैं उनके जो फीलिंग्स है वो क्या है। जिस सुनकर पैनी बोलती है क्या मतलब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर जो हमारी गॉडेस होती है वो बोलती है कि एक्चुअली जो हमारा गेम होता है उसके बैकग्राउंड में ना कुछ कैरेक्टर की फीलिंग्स जो है हम उन्हें देख सकते हैं और हमें उन मतलब कैरेक्टर्स की फीलिंग को फेवरेबिलिटी इंडेक्स कहा जाता है। मतलब कि कोई कैरेक्टर हमारा जो मेन लीड कैरेक्टर है उसके साथ कैसा है, उसे कैसे बात कर रहा है, उसकी क्या फीलिंग्स रखता है।
जस्ट जितना हमने मालूम किया जो डायलन है ना, उसकी जो फीलिंग्स है वो तुम्हारे लिए यानी कि मेन कैरेक्टर के लिए अच्छी होनी चाहिए थी, पॉजिटिव होनी चाहिए थी, लेकिन जब से वो तुमसे मिला है ये फीलिंग्स तुम उसके चेहरे से तो नहीं देख सकती, लेकिन हमने उसके फेवरेबिलिटी इंडेक्स पे देखा है कि वो बहुत ज्यादा नेगेटिव में चली गई है। ऐसा लगता है वो तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता हो। और वहीं पर दूसरी तरफ वो जो दूसरी लड़की है क्लेयर, उसे तुमसे नफरत करनी चाहिए थी क्योंकि वो ऑब्वियसली तुम्हारे अपोनेंट है, लेकिन वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद कर रही है। उसकी मोहब्बत वो इतनी ज्यादा पॉजिटिव है कि उसको हम इबादत में भी ले सकते हैं, वर्शिपिंग में। वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करी है। तो हम यही जानना चाह रहे हैं कि कैरेक्टर्स में इतने चेंजेस क्यों आ रहे हैं। जैसे सुनकर पैनी बोलती है कि ये मेरी की गई विश की वजह से हो सकता है, तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि नहीं, हम एग्जैक्टली इस बारे में श्योर नहीं कि ये क्यों हो रहा है। और वैसे भी मैं तुम्हें ये बात जैसी हमें मालूम है हम तुम्हें बताने के लिए आना चाह रहे थे, लेकिन जो गेम है ना उसका जो प्रॉपर मतलब जितनी भी कोडिंग वगैरह वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी, हम अंदर आ ही नहीं पा रहे थे। इसलिए मैंने एक और पार्ट कोड किया जिसके अंदर मैं रैबिट बनकर हम लोग दोनों ना इसके अंदर गेम के अंदर आ पाए। यहाँ पे कोई ना कोई चीज है जो हमें अंदर आने से रोक रही थी। पैनी कहती है कि इसका मतलब ये कोई क्लेयर या डायलन में से हो सकता है, तो यहाँ पर वो लड़का कहता है नहीं, हमें यकीन नहीं है क्योंकि डायलन और क्लेयर जैसे कैरेक्टर नॉन प्लेयर कैरेक्टर इतने स्ट्रांग नहीं हो सकते। हाँ, जहां तक कि हमारा ख्याल है कि ये कोई गॉड है जो कि हमें अंदर आने की से रोक रहा है, जिसके पास कॉल की पावर है। ये सुनकर पैनी जो है वो शॉक हो जाती है। वो कहती है मैं समझ सकती हूँ, हमारे सोमर की तरफ जो हमारी रवानगी है, जो जर्नी है वो कोइंसिडेंस नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि क्यों हम एक गॉड को इनकाउंटर करने जा रहे हैं। जिसे सुनकर गॉडेस जो थी वो पैनी का हाथ पकड़ती है, कहती है कि मेरे पास जितनी भी पावर्स हैं वो मैं तुम्हें दे दूंगी अब, ताकि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। बेशक हमारा वक्त खत्म हो रहा है और ये पावर तुम्हें हर तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम ये तुम्हें किसी और के जरिए माइंड कंट्रोल होने से बचा लेगी। लेकिन पैनी इस बात को याद रखना, वहां पर जो भी लोग मौजूद है तुम्हें उनसे बच के रहना होगा, क्योंकि उनमें से कोई भी गॉड का स्पाई हो सकता है। मतलब इन तीनों में से कोई भी गॉड का स्पाई हो सकता है पैनी के लिए। आगे में बताया जाता है ये लोग कैरेज में आ जाते हैं और उधर की तरफ इनकी जो जर्नी थी वो शुरू हो चुकी थी। और ये तीनों लाइक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट एक दूसरे को देखे थे, जैसे इन लोगों के बीच में कोई लड़ाई हो रही है, और पैनी वो थोड़ी सी उदास सी लग रही थी। बताया जाता है इनमें लड़ाई जैसा माहौल क्यों बना हुआ है, क्योंकि ये लोग गेम खेल रहे थे। और यहाँ पे क्लेयर कहती है कि फाइनली मैंने इन 3 स्पीशीज पे इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं 5,000 गोल्ड कॉइन जीत चुकी हूँ। ये कहते हैं ना, वो टेबल पे चढ़ के बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। यहाँ पर हम डायलन के चेहरे से देख सकते हैं कि वो इतना अच्छा नहीं खेल रहा है, लेकिन यहाँ पे कार्लस का चेहरा देखकर अंदाजा होता है कि वो बहुत बुरा खेल रहा है। मतलब 1 लाख का गोल्ड कॉइन उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया और वो करीब है कि उसको जेल में डाल दिया जाए। मतलब इतना वर्स गेम कोई कैसे खेल सकता है। यहाँ पे वो लोग बोल रहे होते हैं हमें यकीन नहीं आता, आज तक हमने किसी को इतने कर्जे में डूबा हुआ नहीं देखा। और इतने में क्लेयर बोलती है कि हाँ कार्लस, अगर तुम्हें खेलना नहीं आता तो हम छोड़ ही दो ना। पैनी बोलती है चलो इसको जाने भी दो। खैर यहाँ पर जो हमारी क्या होती है वो बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम एक भी दफा जीत क्यों नहीं पा रहे। पूरी हमारी जितनी भी टाइम हम लोग यहाँ पर थे, हमने जितनी भी गेम खेली है, तुम उसमें हारे ही जा रहे हो कार्लस। तो यहाँ पे पैनी बोलती है क्यों तुम लोगों को ये गेम खेलनी क्यों है इस ट्रिप के ऊपर, जिसकी वजह से डायलन बोलता है अगर तुम्हें ये गेम नहीं खेलनी तो हमारे पास और भी गेम्स है, तुम वो खेल सकती हो पैनी, हमारे साथ मैं और भी गेम्स लाया हूँ। तो पैनी कहती है मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। कार्लस बोलता है पैनी क्या तुम ठीक हो, मतलब मुझे तुम्हारी चेहरे से तुम ठीक नहीं लगी। तो क्लेयर बोलती है हाँ हाँ, शायद आपको मोशन सिकनेस हो रही है, कि मैं आपको पानी दूं जिससे आपको बेहतर लगेगा। तो पैनी कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं, एक्चुअली शायद मैं घर से पहली दफा इतना दूर आई हूँ ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम लोग खेलो जो भी खेल रहे थे। कार्लस उसके चेहरे पे देखकर कहता है मैं समझ सकता हूँ, तुम फर्स्ट टाइम इतने घर से दूर आई हो तो तुम्हारा अनकंफर्टेबल हो रही होगी, लेकिन अगर तुम इसको सोचती रहोगी तो ये तुम्हारे लिए और भी ज्यादा परेशान करने वाला होगा, क्योंकि हमारा सफर ये 7 दिन लंबा है। और तुम अगर 7 दिन यही सोचती रहोगी तो ये सब और मुश्किल करेगा तुम्हारे सफर को। तो प्लीज इतना फिक्र मत करो पैनी। ये कहते हुए उसके सर के ऊपर हाथ रख के सहलाता है उसके सर को, और पैनी ये देखकर थोड़ा मुस्कुराती है और थोड़ा बेहतर महसूस करती है ठीक है। खैर जब ये बातें कर रहे थे तो डायलन बोलता है वाओ कितना अच्छा भाई बना है ना, उसकी बातें देखो कितनी ज्यादा प्यारी है, तो मुझे रुला ही देगा इतने में। जो क्लेयर है वो बोलती है कि हाँ जितना अच्छा ये बातें करता ना, इतना अच्छा काश ये चेस खेल लेता तो यकीनन ये जीत ही जाता कम से कम एक दफा। यहाँ पर पैनी जो है वो मुस्कुराने शुरू हो जाती है इनकी बातें सुनते हुए, और जो कार्य होता है वो कहता है ठीक है मैं तुम लोग को अभी हरा के दिखाता हूँ, जब मैं हरा दूंगा ना तुम रोना मत। तो क्लेयर कहती है हाँ तुम मुझे शायद मेरे ख्याल से अगली जिंदगी में ही हरा पाओगे। आगे बताया जाता है वापस वही पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गॉडेस क्लेयर को गॉडेस पैनी को अपनी एक साइन बनाती है उसके हाथ पर अपनी पावर से, कहती है ये जो साइन है ना ये तुम्हारी माइंड को किसी और के हाथों कंट्रोल करने से बचाएगा, लेकिन हाँ ये तुम्हें फिजिकली प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो तुम्हें खुद पर डिपेंडेंट रहना होगा अपने आप को बचाने के लिए, वरना यहाँ पर तुम्हारी जान का भी नुकसान हो सकता है। बताया कैरेज रास्ते में रुक जाता है और यहाँ पर जो हमारा डायलॉग होता है वो बोलता है यहीं पे करीब में ना कोई किराए के लिए घर खाली होना चाहिए जहाँ पर हम रात गुजार सके। इतने में ही जो वो होती है पैनी होती है वो थोड़ी सी उदास सी लग रही थी। तो क्लेयर उसके पास आती है और कहती है कि लेडी कि आपको कुछ खाने को चाहिए, मेरे पास थोड़ा खाना पड़ा हुआ है, आप उसको खाएंगी तो आपको ज्यादा बेहतर महसूस होगा। तो पैनी कहती है नहीं नहीं, अगर मैं थोड़ा सा खाना देखूंगी भी ना तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लग जाएगी। यहाँ पर ये बात सुनकर डायलन बोलता है क्या मतलब तुम्हारे पास तुम खाना नहीं लाए कार्लस। तो कार्लस बोलता है एक्चुअली हम लाए तो थे, लेकिन वो सारा खाना खराब हो चुका है, इवन हमारे जो हथियार थे ना उन पर भी बहुत ज्यादा जंग लग रहा है। जिसे सुनकर कार्लस कहता है डायलन होता है वो दिल में बोलता है कि अभी तो हमें सिर्फ 2 दिन हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही ये सब क्यों हो रहा है, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि हम उस जगह के बहुत ज्यादा करीब पहुंच गए। इतने में ही पैनी बोलती है कि क्लेयर तुम जाकर आ रही हो। तो क्लेयर बोलती है मुझे एक खुशबू आ रही है, वाकई वो खुशबू बहुत ज्यादा मजेदार है, मैं उसी की तरफ बढ़ रही हूँ। आगे बताया जाता है जब क्लेयर उस खुशबू को सूंघते हुए आगे बढ़ रही थी तो कार्लस दिल में सोचता है ऐसी कौन सी खुशबू है जिससे वैसे आ रही है, यकीनन उसकी जो नाक है ना वो बिल्कुल कुत्ते की तरह है जिसको हर स्मेल आ रही है। खैर ये लोग आगे बढ़ते हैं और इन्हें फाइनली कुछ खाना और कुछ जल्दी हुई लकड़ियां दिखी जाती हैं, जिसे देखकर ये सारे बोल रहे थे वाह हमें खाना मिल ही गया। यहाँ पर बताया कि ये दोनों लड़कियां सबसे पहले तो खाने के बाद जाती है और
पैनी बोलती है वाह फाइनली हमने जंगल के अंदर खाना ढूंढ लिया। तो क्लेयर बोलती है कि हाँ हमने ये कर दिखाया। इतने में जो कार्डस होता है वो बोलता है ये लकड़ियां अभी भी चल रही हैं, इसका मतलब जिसने भी जलाया था वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। डैलन बोलता है हाँ हाँ यकीनन ये कोई फार्मर होगा और अगर हम उसको ढूंढ लेंगे तो हमारे पास रात गुजारने के लिए कोई जगह होगी। जैसे सुनकर पैनी उठती है और वो कहती है कि ये मामला खाने पैसों को लेकर है तो तुम मेरे पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली मम्मा ने यहाँ से मुझे जाने से पहले कुछ पैसे दिए थे। तो कार्लस बोलता है डायलन बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये जो जगह है ना यहाँ पर ज्यादातर लोग रहते नहीं है और ज्यादातर जमीन जो है ना वो दरख्तों से भरी हुई है। अगर हम आगे ऐसे ही चलते रहेंगे तो हमें रात गुजारने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी और अगर कोई फार्मर हमें दिख जाता है और हमें अपने पास रहने की इजाजत दे सकता है तो हम वहाँ रुक सकते हैं। अदरवाइज हमें जो रात है वो जंगल के अंदर अपने कैरेज के अंदर ही गुजारनी पड़ेगी। और यहाँ पर जब ये लोग यही बातें डिस्कस करते थे तभी ना एक ब्लैक एंड व्हाइट कपड़ों में कोई लेडी आती है और वो बोलती है मुझे माफ करना क्या तुम लोग यहाँ पर हो। और ये कहते हुए जैसे ही आगे बढ़ती है वो पत्थर से टकरा कर बिल्कुल उनके सामने ही ना जमीन पर गिर जाती है। खैर वो बोलती है मुझे माफ करना एक्चुअली ना मेरा नाम टेरेस आया और मैं जो हूँ एक नन बनने वाली हूँ। मैं यहीं पर करीब में ही चर्च में रहती हूँ। तुम लोगों को क्या कोई मदद चाहिए क्या मैं तुम लोगों को मदद कर सकती हूँ। जैसे वो ये बात बोलती है पैनी और क्लेयर दोनों भागते हुए उसके गले लग जाती है। बोलती है कि हम लोग सेव हो गए। फिर दिल में बोलती है प्लीज प्लीज हमारी मदद करो। यहाँ पर जो टेरेसा होती है वो बोलती है कि मैं देख सकती हूँ तुम सब यहाँ पर से तो नहीं आए हो तो क्या तुम लोग वाकई भूखे हो। यहाँ पर ये चारों बच्चे होते हैं दिल में बोलते हैं वाकई समझदार तो है। खैर इतने में हमें पैनी जो होती है ना वो क्यूटली सी शक्ल बना के बोलती है कि सिस्टर प्लीज क्या आप हमें थोड़ा सा खाना दे दोगे और रहने की नहीं जगह दे दोगे। जिसे देखकर ना जो डायलन था वो थोड़ा एम्बैरेस फील करता है और उसको अपने हाथ से दूर करते हुए थोड़ा प्रोफेशनली आगे आकर बोलता है कि लेडी अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा खाना होगा तो हम उससे आपसे खरीदना अगर चाहेंगे कि आप हमें दे सकती हैं। तो लेडी बोलती है एक्चुअली मेरे पास तो सिर्फ इतना सा खाना है जो कि एक बंदे के लिए काफी होगा। तो तुम लोग चाहो तो मेरे साथ करीब में ही जो चर्च है उधर जा सकते हो। मैं तुम लोग के लिए एक बड़ा मील तैयार कर सकती हूँ। जैसे सुनकर बच्चियां तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और डायलन की तरफ देखकर बस क्यूट सा चेहरा बनाते हैं कि प्लीज ले चलो हमें यहाँ पर हमें भूख लग रही है। डायलन इतने में कहता है मैं एक मिनट बस ग्लैंस से पूछ लेता हूँ। और ये पीछे मुड़ के कार्लस से बोलते हैं कि तुम भी यही सोचते हो। यहाँ पे कार्लस के पीठ से भी ना भूख के मारे आवाजें निकल रही थी। जिसे देखकर जो डायलन था वो कहता है अच्छा मैं समझ गया हूँ हमें क्या करना चाहिए। और ये लड़कियां यहाँ पर खुश हो जाती हैं और फिर यहाँ पर जो हमारी चर्च होती है ना मैम होती है वो इन लोगों को लेके जाने लगती हैं। आगे बताइए ये लोग चर्च में आ जाते हैं और डायलन बोलता है कि चर्च तो कुछ ज्यादा बड़ा है। तो वो जो लेडी होती है टेरेसा वो बोलती है कि एक्चुअली यहाँ पे इर्द गिर्द में जो गांव के लोग रहते हैं ना उन लोगों ने ये चर्च बनाया। मैंने उनसे कहा था कि कितना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं लेकिन उन्होंने फिर भी बना दिया। वो लोग बहुत हम्बल है। खैर मुझे अब जाना चाहिए मैं किचन में जाकर तुम लोगों के लिए कुछ बहुत मजेदार से बनाता हूँ। इतने में जो कालेज होता है वो बोलता है कि लेडी प्लीज कुछ भी सिंपल से चलेगा मगर प्लीज आप कुछ उन्हें जल्दी से बना सकती हैं। तो यहाँ पे लेडी बोलती है कि हाँ बस मुझे कुछ मदद के लिए और हाथ चाहिए होंगे ताकि मैं ये काम जल्दी निपटा सकूं। इतने में वो बोलती है कि क्लैर क्या तुम मेरी मदद करने आओगी। यहाँ पे क्लैर उसके बाद कहती है कि ठीक है मैं चलती हूँ। और उसके बाद ये लोग आ जाते हैं किचन में। यहाँ पे लेडीज को बोलती है कि प्लीज मुझे छुरी पकड़ा दो और जो बीन्स को धो दो। उफ, ये प्याज मैं इसको जल्दी से चॉप कर देती हूँ। ये बहुत ज्यादा मेरी आंखों में चुभ रहा है और इसी तरह की बातें कर रही होती है। प्याज काटते हुए उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। इतने में यहाँ पे क्लैर बोलती है कि मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहती हूँ उन चारों के बीच में आपने मुझे ही क्यों चुना काम करने के लिए। यहाँ पर ये बात सुनकर वो लेडी बोलती है कि एक्चुअली वो उन तीनों को देखकर तो मुझे नहीं लगता था कि वो किचन में कोई मदद करवा सकते हैं। वो यूजलेस ट्राई होते हैं मतलब कि तीन यूजलेस बेकार इंसान थे। जिसे सुनकर जो क्लेयर है वो कहती है मैं समझ सकती हूँ मैं उनके बीच में अनफिट बैठती हूँ। यकीनन मैं उनके जैसे बिल्कुल नहीं दिखती। जिसे सुनकर जो टेरेसा होती है वो कहती है नहीं नहीं मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं था मेरे कहने का मतलब। जिसे सुनकर ना क्लैर बोलती है कि एक्चुअली उन तीनों में से एक की नहीं ना मेरे दिल में कुछ फीलिंग्स है। तो यहाँ पर टेरेसा बोलती है कि हम गर्ली टॉक्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। खैर जो क्लैर होती है वो बोलती है कि मैं जानती हूँ जब भी वो लोग अपनी रैंक के लोगों के बीच में जाते हैं तो मैं उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती सिवाय अपने आप को उनसे कंपेयर करने के। मैं उन्हें डिजर्व नहीं करती ना बाकी तो मेरे लिए बिल्कुल मेरी सिस्टर की तरह। मैं जब आंखें बंद करती हूँ तो मुझे लगता है मेरे सामने बिल्कुल मेरी सिस्टर खड़ी हुई है। ये बात सुनकर जो नन होती है ना यानी कि जो टेरेसा होती है वो बोलती है वाह ये वाकई जो प्यार की मुश्किल है ना ये वाकई बहुत ज्यादा क्यूट होती है। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ गॉड के नजदीक हम सब इक्वल है। क्लैर प्लीज ऐसा मत सोचो तुम वाकई गॉड के लिए अनएक्सचेंजेबल हो। वो तुम्हें कभी भी किसी से रिप्लेस नहीं करेंगे। तुम उसके लिए बहुत ज्यादा अनमोल हो। और इसी तरह की बातें करी होती है। फिर वो बोलती है एक ऐसी लड़की जिसने मेरे लिए किचन में मदद करवाई उसका इतना प्यारा दिल है मुझे उसको क्या रिवॉर्ड देना चाहिए। एक मिनट मेरे पास एक कैंडी है। और ये कहते हैं उसको कैंडी गिफ्ट के तौर पे देती है। यहाँ पे जो क्लैर होती है वो भी बहुत क्यूटली जैसे झुक कर रिसीव करते हैं गिफ्ट को वैसे ही वो गिफ्ट को रिसीव करती है और नीचे झुक कर जब कैंडी ले लेती है तब वो उसको खा लेती है और कहती है वाह ये तो बहुत स्वीट और बहुत मजे की है। तो यहाँ पर जो नन होती है वो कहती है ऑफ कोर्स ये बहुत मजे की क्योंकि ये बहुत रेयर है और क्या ये तुम्हें पसंद आई। तो जो क्लैर होती है वो बोलती है हाँ वैसे आपने इसके अंदर डाला क्या है। तो सुनन कहती है कि कुछ भी नहीं डाला और फिर दिल में बोलती है कि बस मैंने इसमें अपना खून डाला है। हाँ ये बातें थोड़ी अजीब है। खैर आगे में बताया जाता है कि खाना बन जाती है लोग खाना खा लेते हैं और पैनी बोलती है मेरा पेट तो भर चुका है मुझे लगता है कि आज जल्दी बेड में जाके सो जाना चाहिए। तो पैनी बोलती क्लैर बोलती है कि लेडी प्लीज बेड पे जाने से पहले एक तो आप नहा लिएगा। तो यहाँ पर बताया पैनी कहती है ठीक है मैं जाके नहा लेती हूँ। क्लैर कहती है कि मैं आपकी मदद करूँ आपकी कमर को धोने के लिए। तो पैनी बोलती है नहीं नहीं बिल्कुल तुम्हारी मदद की जरूरत है मैं ये काम खुद से कर लेती हूँ। और दिन में बोलती है क्या पता वैसे भी जब मैं अपने कपड़े उतारी तो मेरे साथ क्या कर दो। खैर बताया जब वो नहाने चली जाती है तो यहाँ पर क्लैर गेट बंद होने के बाद ना वहाँ पर बेड पे लेट जाती है और वही सब बातों को याद करती थी जब उसने ने कहा था कि तुम गॉड के नजदीक बहुत ज्यादा प्रेशियस हो और वो तुम्हें कभी भी किसी से रिप्लेस नहीं करेगा तुम उसके लिए इरिप्लेसेबल हो। और ये सब चीजें याद करते हुए कहती है मैं क्या करूँ। और ये कहते हैं ना वो सो जाती है नींद में चली जाती है। इतने में ही पैनी बाहर आती है वो कहती है
क्लैर अब तुम जा सकती हो नहाने के लिए। लेकिन वो देखती है कि क्लैर सो चुकी है, तो वो कहती है ओफ ये तो सो चुकी है, मुझे उसके ऊपर चादर डाल लेनी चाहिए और जल्दी से बेड पे जाके सो जाना चाहिए। और चादर डाल के वो जल्दी से बेड पे चली जाती है और सो जाती है। खैर हमें बताया जाता है घड़ी से टिकटॉक की आवाज आ रही होती है और टिकटॉक टिकटॉक करते हुए जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं यहाँ पर एक अजीब सी लाइट निकलती है जो सीधा जाती है क्लैर के ऊपर। और क्लैर नींद में ही उठ जाती है, बेड से नीचे उतरती है और कहीं अजीब से रास्ते पे चलना शुरू कर देती है। यहाँ पर कोई उसे बुला रहा था, क्लैर क्लैर कहकर वो कह रहा था कि तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, बल्कि तुम एक बहुत बड़ी अच्छी गॉडेस हो, तुम मेरे पास आओ, तुम बहुत ज्यादा अनमोल हो। और अगले एपिसोड के स्टार्ट में हमें सुबह का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत अच्छी सुबह होती है। यहाँ पर पेनी आराम से उठती है, यॉन करती है और फिर बोलती है गुड मॉर्निंग क्लैर, तुम क्या जाग चुकी हो। और फिर जब वो सामने बेड पे देखती है क्लैर वहाँ पे होती नहीं, वो चौंक जाती है और कहती है शायद वो वहां पर ब्रेकफास्ट लेने गई हो हमारे लिए। और ये सोचते हुए जैसे ही बेड पे जाती है वहां पर उसको उसका हेयर बैंड मिलता है। ये देखे वो तो चौंक जाती है और सरप्राइजिंगली वो चीखते हुए बाहर निकलती है क्लैर क्लैर चिल्लाते हुए और बोल रही थी कि क्लैर तुम कहाँ पर है। ये दोनों लड़के जल्दी से बाहर आते हैं और कहते हैं तुम इतनी जल्दी क्यों चीख रही हो यहाँ पर। इधर उधर भागते हुए ये बोलती है क्लैर काली क्लैर, ये क्लैर के बारे में है, क्लैर कहीं गायब हो गई है। ये बात सुनकर ये तीनों चौंक ही जाते हैं कि क्या मतलब क्लैर कहाँ चली गई है, तुम उसको ढूंढ नहीं पा रही। खैर यहाँ पर डायलन उसके बेड के पास आता है, उसके बेड को छूते हुए कहते हैं कि ये तो हिंडा पड़ा हुआ है, मुझे यकीन है वो काफी देर पहले ही इस बिस्तर से निकल चुकी है। कार्लस बोलता है कि तुम्हें यकीन है वो जंगल में ब्लूबेरीज तोड़ने नहीं गई तुम्हारे लिए, मुमकिन है ऐसा भी हो सकता है वो हमारे लिए ब्रेकफास्ट देने गई हो। तो यहाँ पे पैनी बोलती है कि नहीं, वो अपना हेयरबैंड पहन के नहीं गई, वो जब भी बाहर जाती है तो उससे पहले अपने बाल बनाती है और ये हेयरबैंड उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस है। वो सिवाय सोने और नहाने के इसे कभी नहीं उतारती, मुझे यकीन है अगर वो खुद से गई होती तो ये हेयरबैंड लगा के गई होती। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे डायलन बोलता है क्योंकि हम किंगडम से आए हैं, तो मुझे यकीन है यहाँ पर उसको कोई चोर मिल गए होंगे। जिसे सुनकर पैनी वो थोड़ा सा और भी ज्यादा पैनिक करना शुरू होती है, कहती है कि तुम ये लगता है। कार्लस बोलता है थोड़ा सा शांत हो जाओ और थोड़ा दिमाग से सोचो पैनी, अगर यहाँ पे कोई चोर वगैरह आए होते तो वो यकीनन एक मास्टर को पकड़ते ना कि उसके सर्वेंट को, तो वो तुम्हें लेके जाते ना, उन्होंने पैनी को क्लैर को क्यों लेके गए। तुम इसके बारे में सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से जाकर हमें जो टेरेस है उनसे बात करनी चाहिए, हो सकता है उन्होंने क्लैर को देखा हो। यहाँ पे टेरेसा से जाके पूछते तो टेरेसा वो बहुत ज्यादा कमाल की एक्टिंग करती है, कहती है वाह क्या, ओ सॉरी क्या मतलब क्लैर कहीं गायब हो गई है, मुझे यकीन नहीं आता वो कहाँ चली गई। यहाँ पर पैनी बोलती है कि टेरेसा प्लीज याद करें आपने उसे कहीं देखा हो तो टेरेसा बताती है एक्चुअली जब रात को मैं अपनी प्रेयर्स करने के लिए उठी थी और जब सोने वाली थी तो मैंने देखा कि वो कहीं जा रही थी। मैंने उससे पूछा वो कहाँ जा रही है, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं समझ सकती हूँ उसकी आंखें वो इतनी ब्लैंक क्यों थी, यकीनन वो किसी ना किसी के वश में थी। मैं कुछ क्या करूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन प्लीज मुझे बताना अगर मैं कुछ कर सकूँ, अगर उसकी कोई बिलोंगिंग होती तो मैं यकीनन तुम्हें उसका पता करने में कुछ मदद कर देती। यहाँ पे पहनी उसका हेयर बैंड दिखाती है और कहती है हाँ हमारे पास उसका एक बिलोंगिंग है। यहाँ पर जो टेरेस होती है वो उसकी जो हेयर बैंड होती है उसको एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर देती है और कहती है कि इस बटरफ्लाई को फॉलो करो, यकीनन ये तुम्हें उस तक पहुंचा देगा। जिसे देखकर कार्लस उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आपने हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी। डायलन कहता है मुझे यकीन है उसे मैजिक तो आता नहीं है और वो कैरा चलाना भी नहीं जानती, तो यकीनन वो बहुत ज्यादा दूर नहीं गई, हमें जल्दी करनी चाहिए। और उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है फिर हमें चलना चाहिए। यहाँ पे डायलन वो थोड़ा सा सस्पिशियस थी, जो हमारी ना यानी कि टेरेसा उसे देखते हैं और टेरेसा उसकी तरफ देख के मुस्कुराती है, कहती है और ये मैं दुआ करती हूँ कि जो गॉडेस है वो तुम्हारी मदद करे, आप भी सेफ ध्यान से जाना। और ये कहने के बाद वो लोग जो है वहां से चले जाते हैं और टेरेसा वो दरवाजे से छुप के देखती है कि वो लोग चले गए ना। उसने बोला क्या उन्होंने मुझ पर शक हुआ होगा और फिर वो अपने पर निकालती है, कहती है वाह अगर उन्हें शक हुआ भी है तो भी वो क्या कर सकते हैं, वो किसी को भी नहीं बचा पाएंगे। और यहाँ पर जो टेरेसा बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल क्यूट सी दिख रही थी वो अचानक से बहुत ज्यादा डरावनी बन चुकी थी। खैर आगे हमें बताया जाता है ये लोग उस बटरफ्लाई को फॉलो करते हुए ना एक जंगल में आ जाते हैं और अचानक से उस जंगल में आके वो बटरफ्लाई रुक जाती है। कार्लस बोलता है मुझे यकीन है ये जो टेरेसा का मैजिक है हमें इस पे यकीन करना नहीं चाहिए था, क्लैर खुद से इतना आगे कैसे आ सकती है। इतने में ही जो हमारा डायलॉग होता है वो बोलता है मुझे यहाँ पर बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है कि मुझे लग रहा है कि हम चलते चलते मिस्टी फॉरेस्ट तक आ गए, जो कि समर टेरिटरी के बाद आता है। जिसे सुनकर जो पेनी होती है वो बोलती है तुमने तो कहा था समर टेरिटरी तक जाने में हमें एक हफ्ता लग सकता है, तो हम इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए। तो डायलॉग बोलता है यहाँ पे एक शॉर्टकट भी था, मिस्टी फॉरेस्ट से होते हुए हम जल्दी यहाँ पर पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत बुरी चीजें हैं, यहाँ पर हमें ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए। तो कार्लस बोलता है कि मुझे यकीन है अगर यहाँ पर कोई 7 लेवल तक का बीच होगा तो मैं उससे लड़ सकता हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है डायलन। तो डायलन कहता है कि मिस्टी फॉरेस्ट के बारे में बुरी बात इनके बीच नहीं, इनकी हेलोसिनेटिंग पावर है। यहाँ पर एक गैस है जिससे तुम बहुत ज्यादा जल्दी हेलोसिनेट हो जाओगे और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। कार्लस डायलन का मजाक उड़ाते हुए कहता है तो तुम डर गए हो योर हाइनेस। पैनी उसके करीब आती कहती है स्टॉप इट डायलन, कार्लस इस तरह इस वक्त आर्ग्यू करना ज्यादा बेहतर नहीं होगा। तो डायलन बोलता है हाँ मैं डर गया हूँ, मुझे मालूम है मेरा बिगेस्ट फेयर क्या है और ये तुम लोग के लिए खतरनाक हो सकता है। तो कार्लस बोलता है क्या मतलब तुम्हारे खौफ के लिए मैं यहाँ पर क्लैर को अकेला छोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। पैनी तो मेरा इंतजार करो, ये कहते हुए कार्लस जंगल में चला जाता है। पैनी पीछे मुड़ के डायलन को देख रही होती है तो डायलन बोलता है क्या तुम उसके पीछे नहीं जाने वाली। पैनी बोलती है मुझे मेरे भाई पे यकीन है कि वो हर किसी के खिलाफ जाकर मेरी दोस्त को बचा कर ले आएगा, तो तुम उसके बारे में फिक्र ना ही करो। यहाँ पर जो ज्यादा सस्पिशियस है वो तुम हो, मुझे यहाँ पर बैठ कर तुम पर नजर रखनी है। उसके बाद ये दोनों दरख्तों से ना लाइक टेक लगा के बैठ जाते हैं और जो डायलन होता है उसके हाथ कपकपा रहे थे। पैनी उठती है और उसके हाथ को रोकती है ताकि वो कपकपाए ना। डायलन को थोड़ा अजीब महसूस होता है, उसके बाद उसको देखता है, वो कहता है क्या मतलब वो लड़का जिसने हमारा हाथ मांगा और तुमने उसको मना कर दिया, तुम अब उसको क्या हिंट्स देना चाह रही हो। पैनी कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज्यादा स्मूथ बोलते हो, मुझे मालूम था तुम कुछ ऐसा ही प्लान करने का सोच रहे हो। तो डायलन हंसता है और बोलते हैं हाँ मैं ऐसे ही चाह रहा था कि तुमसे शादी करनी हाँ करवाई लूँ। ये कहते हैं वो उठता है और कहते हैं चलो फिर हम भी चलते हैं अंदर।
फिर वो पैनी को गाइड करते हैं कि हमें जंगल के अंदर जाते ही ना 30 सेकंड के अंदर हम हेलोसिनेट हो जाएंगे, और अगर तुम मुझसे पहले जाग जाओ तो प्लीज कुछ ना कुछ करना है। समझ रही हो ना तुम पैनी, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। खैर ये लोग अंदर जंगल के अंदर अंदर आते हैं और 30 सेकंड में मतलब पैनी जो है वो हेलोसिनेट हो जाती है, उसको अपनी पास्ट लाइफ याद आना शुरू हो जाती है। लेकिन फिर किसी ना किसी तरह बताया वो होश में आ भी जाती है, और वो कहती है "ओफ, देखो मुझ पे तो पावर का कोई असर ही नहीं हुआ। डायलन क्या तुम ठीक हो?" ये कहते हुए जब उसकी तरफ देखती है तो डायलन वो वाकई हेलोसिनेट हो चुका था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। और उसके जहन में ना अजीब सी मिक्स फीलिंग आ रही थी, यानी कि कभी गुस्सा आ रहा था, कभी मोहब्बत आ रही थी, कभी उसको जो पैनी के फादर है उनकी बातें याद आ रही थी जब उन्होंने कहा कि मैं इस लड़के को कभी पहले नहीं मिला। फिर उसको किसी और की बात याद आती है जब वो कहता है कि हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन्हीं सब चीजों को याद कर रहा था वो बोलता है कि मुझे मालूम है मेरा सबसे बड़ा फेयर क्या है, मैं इस मुल्क को बर्बाद होते हुए देखूंगा अपनी आंखों से। स्टार्ट में हमें डायलन का ड्रीम दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोलता है ये बात तब की है जब मैं 3 साल का था, हमारा मुल्क उसे गॉडेस ने अबेंडन कर दिया। यहाँ पर हर तरफ गहमा गहमी थी, लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, कोई भी सुकून से नहीं रह रहा था, हर कोई बस हमारे मुल्क को जीतना चाह रहा था। इतने में मेरे जो गॉडेस थी और मेरी माँ थी, इन्होंने एक बेकार सा डिसीजन लिया और इन्होंने एक नकली गॉडेस के होने का सबूत दिया। इन्होंने उस गॉडेस के जरिए एक बच्ची को ब्लेसिंग दिलवाई जिससे लोगों को यकीन हो जाए कि असल में भी गॉडेस अभी जिंदा है, और उसने हमारे मुल्क को अबेंडन नहीं किया। इसमें उस बच्ची का कोई कसूर नहीं था क्योंकि उसे तो कुछ भी मालूम नहीं था, वो बेचारी थी, उसे कुछ नहीं मालूम था। लेकिन यहाँ पर गलती से मेरी थी जिसे सब कुछ मालूम था, लेकिन फिर भी मैं खामोश रहा। यहाँ पर आगे हमें बताया जाता है कि कुछ सालों बाद एक और गॉडेस आ जाती है जो कि असल गॉडेस थी, ना कि नकली गॉडेस थी, और उन्होंने भी एक और बच्ची को एक अच्छी सी लाइक वो दी विश दी, और ये लड़की कोई और नहीं हमारी क्लैर थी। बाय द वे जब इसको वो विश मिल जाती है, ब्लेसिंग मिल जाती है, तब सब लोगों को पता चल जाता है कि अब जो गॉडेस की जो ब्लेसिंग्स है वो किसी और लड़की के पास है, उस पुरानी लड़की के पास नहीं है। और ये जो गॉडेस थी ना, ये डायरेक्टली क्लैर से लाइक मतलब बातचीत करती थी, कांटेक्ट करती थी, किसी पादरी वगैरह के जरिए कोई बातचीत नहीं करती थी। लोगों को यकीन था कि पावर जो है वो सच्ची है, इसलिए लोग इस पे ज्यादा शक भी नहीं करते थे। और जहां तक मैं भी देख सकता था ये पावर में मुझे खतरा नहीं लगता था, झूठ नहीं लगता था उस लड़की की पावर्स की तरह। इसलिए मैंने सोचा अगर मुझे इस लड़की से शादी करनी भी पड़े अपने मुल्क के लिए तो ये बुरा नहीं होगा, और ये सोचते हुए हमारी एंगेजमेंट के लिए मैंने हाँ कर दी। अचानक से मुझे एक दिन उस लड़की का ख्याल आया जिसे पहले मेरी माँ के जरिए पावर्स दी गई थी, अब उसका क्या हाल होगा। ये सोचते हुए मैं जब आगे बढ़ा तो मुझे मालूम हुआ कि उस लड़की को उसकी फैमिली ने अबंडन कर दिया। मैंने उस पर तरस खाया और उसकी मदद की। उसके बाद मैंने उसको अपनी 18 बर्थडे पे इनवाइट किया, जहाँ पर मैंने अपनी और क्लैर की शादी का की अनाउंसमेंट की, जिसे सुनकर वो लड़की वो बहुत ज्यादा उदास दिख रही थी। ये दूसरा सदमा था उसके लिए, पहले वो ब्लेसिंग का सदमा और अभी शादी का सदमा, इसने उसको तोड़ दिया था। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, उसने क्लैर के खिलाफ चाल चलना शुरू किया। उसने चाहा लोगों के सामने क्लैर की सच्चाई है, और फिर उसने लोगों के साथ मिलकर क्लैर पे सवालात पूछे, जहाँ पर उसने ये भी पूछा कि क्लैर के पास ये पावर आई क्यों, कैसे और किस तरह आई। क्योंकि किसी भी लड़की को जब ये ब्लेसिंग मिलती है तो वो जो पावर्स होती है उनमें उसको एक शॉवर दिया जाता है डिवाइन पावर्स के अंदर, लेकिन क्लैर के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तब हमें रिवील हुआ, शायद ये बात क्लैर को भी नहीं मालूम थी कि उसके पास जो पावर्स थी वो बिल्कुल भी डिवाइन पावर्स नहीं थी। लोगों को जब ये बात मालूम हुई कि इसके पास जो पावर्स है वो गलत पावर्स है, डार्क पावर्स है, तो उन्होंने फिर से हमारी जो किंगडम है उन पर हमला करना चाहा। हमारा मुल्क वो बर्बाद हो रहा था, लोग हर तरफ मर रहे थे, मेरे सामने जो भी था वो सब कुछ खत्म हो रहा था। मैं कैसे रोकता हूँ उन सब चीजों को, ये सोचते हुए मैंने अपनी जान लेना बेहतर समझा, और ये सोचते हुए मैं कूद गया खिड़की से। लेकिन अफसोस मैं बच गया, वो चीज भी मेरी मौत लेने के लिए काफी नहीं थी, मेरी जिंदगी लेने के लिए काफी नहीं थी, मैं किसी तरह नहीं मर पाया। मेरी आंखों तो सामने सर्वेंट से उन्होंने पूछा कि मैं कैसा हूँ। ये बात देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और मुझे मालूम हुआ कि ये सब वजह, ये सब जो चीजें हो रही है सब सिर्फ उसी लड़की पैनी की वजह से हुआ। ऑफकोर्स अगर वो क्लैर की सच्चाई सामने ना लाती तो लोगों को पता नहीं चलता कि क्लैर के पास जो पावर्स है वो कौन सी है, और ना ही लोग मेरी किंगडम पे हमला करते हैं। हाँ, ये सब कुछ पैनी की वजह से हुआ था, मैं उसको मार दूंगा, हाँ मैं यही करूंगा। और ये कहते हुए जब पैनी को वो मार रहा था तो असल में अपने बचपन में यानी कि हकीकत में भी वो पैनी को मार रहा था, उसका गला घोट रहा था, और अपने ख्वाब के अंदर भी वो बड़ी वाली पैनी को मार रहा था। किसी भी तरह वो चाहता था कि उस वक्त के आने से पहले जब वो मेरे मुल्क को बर्बाद करेगी, मैं उसका जो जिंदगी है उसी को ले लूंगा ताकि मेरा मुल्क उसकी वजह से बर्बाद ना हो। खैर बताया है कि जो डायलन है, मतलब पिछले सीन सिखाए जाते हैं जहाँ पर डायलन ने जंगल में जाने से पहले कहा था कि अगर मैं कॉन्शियसनेस खो दूं और मैं होश में ना आ रहा हूँ तो तुम मुझसे दूर भाग जाना, और जहां पर फॉग देखो उस तरफ बढ़ना, क्योंकि वहां पर तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो मुझे होश में ला सकता है। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है डायलन वो अभी भी पैनी का गला दबा रहा था। पैनी कहती है क्या ये कोई मजाक है, मैं वाकई तुमसे कैसे लड़ सकती हूँ क्योंकि तुम तो मुझे 3 साल बड़े हो, कि किस तरह का मजाक है। और कहती है मुझे चक्कर आ रहे हैं, उफ, मुझे बेहोश नहीं होना। इतने में यहाँ पर एक बीच में सॉर्ड आती है, ये कोई और नहीं कार्लस की सॉर्ड थी, और वो अटैक कर देता है डायलन के ऊपर। कार्लस बिल्कुल सामने खड़ा होता है पैनी के, और पैनी कहती है उफ कार्लस तुम कहाँ से आ गए। और उसकी आंखों को देखने का तो उसे भी अंदाजा हो जाता है कि वो भी अभी भी ना फॉरेस्ट के कब्जे के अंदर है, अभी भी वो हेलुसिनेशन के अंदर है। पैनी बोलती है कि यहाँ पर इनको अकेले छोड़ के जाना ठीक रहेगा, अभी मैं भाग जाती हूँ। सोचते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन उसके जहन में पता नहीं क्या आता है कि वो रुक जाती है, और फिर उन दोनों को मुखातिब करते हुए चिल्लाते हुए बोलती है तुम दोनों एक दूसरे की चोट बिल्कुल मत पहुंचाना। यहाँ पर ये दोनों एक मिनट रुकते हैं और उसकी तरफ देखते हैं, और उसके बाद सीधा हमला उसी के ऊपर कर देते हैं। पैनी कहती है मेरे खातिन को मेरी आवाज आ गई है और ये एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सोचते हुए वो आगे की तरफ भागना शुरू हो जाती है।
उसके पाँव पे चोट लग गई थी, लेकिन वो स्टिल भाग रही थी ताकि किसी तरह वो ब्लड ढूंढ पाए, जो सोल वाला ब्लड है ना, एक जानवर है यहाँ पर, उसका ब्लड जो है ना इनको होश में ला सकता है, उस ब्लड को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रही है। खैर इतने में जब वो परेशान होकर आगे बढ़ रही थी ना, उसके हाथ पे दर्द होती है, और ये दर्द उसी जगह पर हुई थी जहाँ पर उस गॉडेस ने एक साइन बनाया था। और फिर उसको गॉडेस की बात याद आती है कि ये तुम जो निशान है ना, ये तुम्हारे जो तुम्हारे दिमाग है उसे कंट्रोल होने से बचाएगा लोगों के जरिए, लेकिन हाँ, ये तुम्हें फिजिकली प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो उसके लिए तुम्हें खुद ही प्रोटेक्ट होना होगा। तो मैंने कहती है मैं समझ सकती हूँ, मैं थिक एरिया की तरफ जा रही हूँ। इतने में बताया जाता है वो जो बटरफ्लाई थी ना, वो भी करीब आ जाती है, वो भी उड़ना शुरू हो जाती है। मैंने कहती है तो यहाँ पर क्लैर है, और वो चिल्लाती, क्लैर क्लैर तुम कहाँ पर हो, जल्दी आओ हमारे पास वक्त कम है। इतने में वो देखती है क्लैर एक पहाड़ी के ऊपर है, उसके ऊपर एक अजीब सा परिंदा है। ये देखकर पैरी वो बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि क्लैर वो लड़खड़ा रही थी, और लड़खड़ाते हुए वो पहाड़ से बस नीचे गिरने वाली थी। एपिसोड के स्टार्ट में हमें बताया जाता है क्लैर उस पहाड़ी से नीचे गिर जाती है, पैनी चिल्लाती है क्लैर कहते हुए, और किसी तरह भागते हुए उसकी तरफ पहुंचकर उसको गोद में पकड़ लेती है। यहाँ पे वो परिंदा उन दोनों के बिल्कुल सर पे था। पैनी कोशिश कर रही थी क्लैर को होश में लाने की, नहीं चिल्लाती है क्लैर होश में आओ, लेकिन क्लैर वो उठ ही नहीं रही थी। पैनी ही देखती है कि परिंदा उनके करीब आ चुका है, तो क्लैर के पांवों पे जो चाकू बंधा हुआ था उसको हटाती है, और किसी तरह उस परिंदे के ऊपर हमला करती है। उस परिंदे का खून सीधा क्लैर के मुंह के ऊपर आकर गिरता है, और क्लैर फाइनली होश में आई जाती है। वो बोलती है कि पैनी हम कहाँ पर हैं। पैनी बोलती है तुम्हारे पास इस वक्त कोई और चाकू है, मेरे पास एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं है इस वक्त, बताओ जल्दी से, अगर कोई और तुम्हारे पास वेपन पड़ा हुआ हो तो। पैनी कहती है कि नहीं, क्लैर कहती है कि नहीं पैनी मेरे पास कोई और इस वक्त वेपन नहीं पड़ा हुआ। तो पैनी कहती है तो बहुत अफसोस की बात है, और किसी तरह उसको पीछे करते हुए जंगल के अंदर जा रही होती है। इतने में एक और यहाँ पर हमें हाथ दिखाया जाता है, जिसके पास ना एक बो और एरो था, जिससे वो शूट करती है, और फाइनली वो परिंदा उन दोनों के सामने मारा जाता है। वो लड़की को उस परिंदे के ऊपर चढ़ती है और उस एरो को निकाल लेती है, और कहती है कि मैं सोच रही थी यहाँ पे कौन शोर मचा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ दो बच्चे थे जो कि शोर मचा रहे थे। इतने में हमें दिखाया जाता है डायलन और कार्लस को, जिन्होंने घमासान लड़ाई मचाई हुई थी, लिटरली उनका मैजिक और उसकी तलवार, ये दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। इससे पहले ये दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि कार्लस ख्वाब के देख रहा है, बताया कार्लस ना ख्वाब में देख रहा होता है कि जो डायलन है वो पैनी को से दूर लेके जा रहा है शादी करने के लिए, और पैनी कह रही है भाई मुझे बचाओ। इसलिए कार्लस बहुत जोर से ना डायलन के ऊपर हमला करता है, और यहाँ पर डायलन भी ना कार्लस पे हमला कर रहा होता है। पैनी और जो क्लैर होता है वो दोनों दूर से ना इन दोनों को देख रहे होते हैं। जो क्लैर होती है वो कहती है लेडी परेशान ना हो, ये सब जल्दी ठीक हो जाएगा। तो पैनी कहती है नहीं नहीं, ऐसे ही ठीक नहीं होगा, इन दोनों को जाकर रोकना पड़ेगा। तो पैनी को क्लैर कहती है कि वैसे अगर ये दोनों लड़कर मामले को सॉर्ट आउट करना भी चाहते हैं तो इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहती वैसे तुम कुछ ज्यादा हार्टलेसली बातें नहीं करेगी। इतने में वो पीछे किसी बच्चे की तरफ देखती है, उम्मीद के साथ कि वो कुछ रोक देगी इन दोनों को। खैर वो लड़की उठती हुई कहती है जैसी माँ वैसी बेटी है कहते हुए उस एरो के ऊपर से खून निकालती है, और आगे बढ़ते हुए कहती है उन दोनों के बीच में जाके ना, उन दोनों कार्लस और डायलन के बीच में जाके उन दोनों के चेहरे के ऊपर खून लगा देती है। कहती है अब बस करो, बहुत हो गई तुम दोनों की लड़ाई, तुम लोगों ने पूरा जो फ्लोर है उसको खराब कर दिया है, अब जल्दी होश में आओ और अब अपने बड़ों की बात मानो। समझ, जो तुम्हारे सामने जो खड़ी है ना एक प्रॉपर अडल्ट है, और मेरी बात को मानो। खैर यहाँ पे बताया ये दोनों होश में आ जाते हैं, और जो कार्लस है उसके जो पैनी है उसने बहुत ज्यादा पट्टी कर दी होती है। कार्स बोल रहे थे कि इससे ये ठीक हो जाएगा, तो पैनी कहती है हाँ हाँ मैंने पट्टी कर दी तो ठीक हो जाएगा, और वैसे भी तुम लोग क्या कहते मुझे छोड़ के भागना मत, यहाँ देखो किसने पैनी को बचाया, क्लैर को बचाया, मैंने बचाया, मैं गई और मैंने क्लैर को बचाया, तुम लोग तो बेकार थे। यहाँ पे डायलन बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुमने बचा लिया ना और हमें भी होश आ गया, तो मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक है। तो मैं हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा भालू आता है उस बच्ची के पास, और वो बच्ची अपने बो और उस वो जो वेपन होता है ना उससे पकड़ के उस बेर को मार ही देती है। इतने में कार्लस बोलता है मुझे यकीन नहीं आ रहा, इतनी छोटी सी बच्ची को इतना पावरफुल वेपन दिया किसने। जिसे सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, कहती तुम्हारा क्या मतलब, तुम मुझे एक छोटी सी बच्ची कह रही हो। ये कहते हो पत्थर उठा के कार्लस की तरफ जोर से मारती है, और पत्थर जो है वो कार्लस को लग भी जाता है। इतने में डायलन थोड़ा बड़ों वाला बिहेव करता आगे आता है, और उसको वो कहता है मैं अब इनकी किंगडम का किंग हूँ, और मैं आपको लाइक वो करता हूँ, मैं आपको थोड़ी इज्जत देता हूँ, और इनके पुअर मैनर्स की नहीं सॉरी कहता हूँ। इतने में वो जो लड़की थी वो कहती है शुगर है, मैं देख सकती हूँ इनमें से कुछ में तो मैनर्स है, बाय द वे मेरा नाम क्विन है और मैं इस फॉरेस्ट की गार्जियन हूँ। यहाँ पर जो वो होता है कारच होता है, वो कहता है क्या मतलब ये गार्डियन, तो वो लड़की बोलती है हाँ मैं प्रॉपर ग्रोन अप हूँ और मैं जो फॉरेस्ट से गार्ड करती हूँ। इतने में कार्लस बोलता है ग्रोन अप, उसके बाद उसके पास आकर उसके सर के ऊपर से हाथ घुमा रहा होता है कि इसका कद इतना छोटा था ये बड़ी कैसे है, और दूर होकर ना मतलब हंस रहा होता है, लिटरली पूरे मजे ले रहा है इस लड़की के। खैर लड़की ना वो पत्थर उठाती है और बस उसको मारने वाली होती है, करीब आके मार भी देती है। यहाँ पे जो डायलॉग होता है वो कहता है मैं कोशिश कर रहा था इसे बचाने के लिए, किसकी हरकतें बिल्कुल भी बचने वाली नहीं, सच्चा तो उसको पिटने ही दो। तो वो कहती है पैनी कहती है कि देखो बड़ो होने वाली बातें कर कौन रहा है, जो कि खुद बेवकूफ वाली बातें करता है। इतने में जो कार्ल जो होता है हमारा डायलॉग होता है वो कहता है एक मिनट मुझे आपको सारी सिचुएशन समझाने दें। इतने में ही जो वो होती है कोई ना होती है वो कहती है तो मैं समझाने की कोशिश करती है, मुझे मालूम है ये लड़का और वो लड़की जो तुम्हारे बराबर में खड़ी हुई है संचला की बच्चे है ना। ये बात सुनकर पैनी थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, तो ये लेडी बोलती है एक्चुअली मैंने संचला को बड़े होते हुए देखा है, इसलिए मुझे मालूम है उसके बच्चे कैसे दिखेंगे। सुनकर पैनी तो शॉक दे देती थी, मुंह बड़ा सा मुंह खोल के कहती क्या तुमने मेरी माँ को बड़े होते देखे, तुम तो खुद इतनी सी हो। खैर यहाँ पर डायलन भी थोड़ा कंफ्यूज होता है, वो कहता है मेरे ख्याल से लेडी आपको हमें सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए। इतने में वो लेडी बोलती है कि लेकिन तुम लोग पहले जो मेरा मैंने कैच किया ना इसको मेरे साथ शहर तक ले चलो, फिर उसके बाद मैं तुम लोगों को सब कुछ समझा दूंगी। और बताया ये लोग उठा कर ना किसी तरह उसको लेकर आ जाता है, और क्वीन बोलती है कि मैं वापस आ गई हूँ। सारे लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, बोलते हैं मिस क्वीन और आप इनको किनको लाइए, क्या फॉरेनर्स है, हमने इनको पहले कभी नहीं देखा, इस तरह की बातें कर रहे होते हैं ना। और फिर वहां पर एक बच्चा होता है, वो बोलता है कि आप लोग जहाँ जाए वहां पर टाइम कैसा है, वहां पे कौन सा इवेंट चल रहा है और वगैरह वगैरह, सीजन कौन से चल रहे हैं, और वो ना किसी तरह बढ़ रहा होता है।
क्लेयर की तरफ। क्लेयर के पास कुछ था जो उसको हाथ में ले रहा होता ना, लेकिन इससे पहले क्लेयर वो उस बच्चे को पकड़ाती, पेनी बीच में आके ना वो जो भी चीज थी उसको छीन लेती है, कहती तुम इतनी खतरनाक चीज के साथ बच्चे को कैसे खेलने दे सकती हो। और फिर आगे में पता चलता है वो कुछ और नहीं, चाकू था, चाकू दे रही थी ये पागल लड़की एक छोटे से बच्चे को। यहाँ पे पेनी बोलती है कि बहुत खतरनाक चीज है, तुम एक बच्चे को इतने डेंजरस ऑब्जेक्ट कैसे पकड़ा सकती हो। तो क्लेयर बोलती है वैसे जब मैं स्टेज पे थी ना तो मुझे बेहतरीन तरीके से मालूम था डैगर को कैसे चलाते हैं। पेनी बोलती है वो तुम्हारी तरह नहीं, वो एक नॉर्मल बच्चा है। फिर वो उस बच्चे के पास जाती है, कहती है जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब तुम इस डैगर का इस्तेमाल कर लेना। जैसे उसने ये बात बोला था कि जब तुम बड़े हो जाओगे, यहाँ पर सारे लोग बहुत सस्पिशियस वे में पैनी को देखना शुरू हो जाते हैं। इवन वो लड़की क्वीन भी पैनी को देखती है और फिर ताली बजा के कहती है कि चलो मुझे भूख लग रही है, मुझे जल्दी से खाना खाना है, तो तुम लोग रास्ता बनाओ। और फिर वो सारे लोग जो थे साइड हो जाते हैं। पहले दिन में बोलती है कि वाह ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली है, मैंने इतना अच्छा इन लोग के बारे में सोचा नहीं था, वैसे मुझे बहुत भूख लग रही है। इतने में ही ना क्वीन रुकती है और कहती है ए तुम्हें समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ, इनके सामने दोबारा वैसी बात दोबारा कभी मत करना जैसे अभी तुमने कहा। अगले एपिसोड के स्टार्ट में डायलन बोलता है कि हमारे अगले मूव के लिए मेरे ख्याल से हमें क्विन से बात करने का मौका तलाश करना चाहिए, अगर मुमकिन हो तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके साथ मिलना ही हमारे लिए बेहतर होगा। तुम लोगों को क्या ख्याल है मेरे प्लान के बारे में। यहाँ पर जब ये बात पूछता है डायलन तो क्लेयर और कार्लस बोलते हैं कि डिलिशियस। डायलन बोलते हैं मैं खाने के बारे में नहीं पूछ रहा था, मैं अपने प्लान के बारे में पूछा था कि मेरा प्लान कैसा लगा। खैर यहाँ पर पेनी रह गई जो अकलमंद है, तो बताओ पेनी तुम्हारा क्या ख्याल है। लेकिन यहाँ पे पेनी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड लग रही थी। दोबारा डायलन चलाता है कि पेनी, तो पेनी थोड़ा होश में आती है और बोलती है सॉरी मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, क्या तुम बोलोगे दोबारा कि तुमने क्या कहा था। वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुमने कोई मेरी बात नहीं सुनी, वैसे तुम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड लग रही हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है। इससे पहले मैंने कुछ बोलती है, यहाँ पर इसके सामने क्वीन आ जाती है और खाने को देखते हुए बोलती है क्या खाना कुछ ज्यादा ही मजेदार नहीं लग रहा है। ये कहते हुए खाने को हाथ उठाकर अपने मुंह के अंदर डालती है और बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से खाने को खाने लगती है। कार्लोस बोलता है तुम्हारे पास खाने की मैनर्स नहीं है, देखो तुम किस तरह खा रही हो। तो क्वीन बोलती है देखो मैनर्स की बात कौन कर रहा है जिसके मुंह के ऊपर क्रम्स लगे हुए हैं। खैर यहाँ पर जो वो होती है क्वीन होती है वो बोलती है कि मैं जब यहाँ पर थी तब वक्त रुक चुका था, मुझे याद करने दो ये कितने टाइम पहले की बात है। इतने में डायरन बोलते हैं कि हाँ ये 137 ईयर्स अगो पहले की बात है। जिसको सुन के क्वीन बोलती है हाँ ये शायद तभी का वक्त है जब जो लाइट की गॉडेस थी वो गायब हुई थी। जिसको देखकर डायरन कहता है क्या मतलब, एक मिनट मुझे इस बात को तुम लोगों को एक्सप्लेन करने दो। तो ये जो क्वीन होती है वो कहती है वैसे मेरे ख्याल से लोग जो है वो इसके बारे में नहीं जानते और ना ही इसके बारे में कुछ जानने में इंटरेस्ट रखते हैं कि गॉडेस किस तरह गायब हुई और क्यों गायब हुई। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वो लोग जिनको तुमने बाहर अभी देखा था वो तुम्हारी नजर में बच्चे होंगे, लेकिन वो सब तुमसे बहुत ज्यादा बड़े हैं। उनकी जो पावर्स हैं वो रुक चुकी हैं क्योंकि उनके पास इनफ मैजिक नहीं है अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शैशला और उसका भाई ट्विंस थे जो कि प्रॉपर तरीके से ग्रो हो सके थे। यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं उनकी उम्र इसी तरह रुकी रहती है। यहाँ पर ये बात सुनने के बाद पैनी बोलती है तो मैं समझ सकती हूँ तुमने मुझे वो बात क्यों कही थी। तो किन कहती है हाँ यहाँ पर जब तुम लोगों से बोलती हो कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम ये सीखना वो सीखना, ये उन लोगों को सिर्फ चोट पहुंचाता है क्योंकि उनमें से किसी का भी कोई फ्यूचर नहीं है, वो कभी भी बड़े नहीं होंगे। ये सब सुनकर पैनी वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। खैर यहाँ पर जो हमारी क्वीन होती है वो हाथ को जबरदस्ती पे रखते हुए कहती है लेकिन अब तुम लोग यहाँ पर हो तो मैं समझ सकती हूँ कि चीजें बदल सकती हैं, तुम लोग की मदद से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पैनी घबरा जाती है, वो कहती है क्या मतलब हमारी वजह से तुम क्या कर सकते हो, वैसे भी हम क्या ही कर सकते हैं, हम तो छोटे बच्चे हैं। क्वीन बोलती है क्या मतलब तुम लोग सचला के बच्चे नहीं और अजीब से लड़की के। हाँ देखो तुम तो बिल्कुल सचला की तरह दिखती हो और वो लड़का वो बिल्कुल अपने बाप पे गया है मेरे ख्याल से। और तुम दोनों क्या तुम दोनों इन दोनों के लवर्स हो। वो लोग बोल रहे हैं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्वीन बोलती है मुझे लगा तुम लोग जहाँ पे रहते हो वहां पर इतनी छोटी उम्र में भी लवर्स रखना कोई बुरी बात नहीं मानी जाएगी। खैर यहाँ पर आजकल जो हमारा जो समर है इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। हम लोग ईस्ट वाली साइड पे रहते हैं जहाँ पर लोग अभी चेंज की जो उम्मीद है उसे लगाए बैठे हैं, वो चाहते हैं कि वक्त बदले ताकि कम से कम बच्चे वो बड़े हो सकें और फ्यूचर देख सकें। और उसके अलावा जो दूसरी साइड है वहां पर लोग गॉड को नाराज करने से बहुत ज्यादा डरते हैं, उसके खौफ की वजह से उससे बहुत ज्यादा डराया जाता है। यहाँ पर जब हम लोग पहले रहा करते थे तो इसकी जो लीडर थी वो तुम्हारी माँ यानी कि सशला बनने वाली थी, लेकिन उसने हमें अबंडन कर दिया और उस अजीब से लड़के के साथ भाग गई, वो बदतमीज लड़का, और ये कहते हुए उस लड़के को गाली दे रही होती है। खैर यहाँ पर वो जब उस पर गुस्सा कर रही थी तो उसके सामने सडनली कार्लस आ जाता है। कार्लस घबरा जाता है कि मैंने क्या कर दिया तो तुम मुझे इतना गुस्सा से देख रही हो। ऑफ कोर्स कार्लस अपने बिल्कुल बाप की तरह दिखता है तो उसको देखते हुए बिल्कुल कार्लस अपना बाप ही लग रहा था। खैर वो बोलती है तुम दोनों यहाँ पर तो तुम दोनों को अपने माँ का किया हुआ जो जितना भी गन वाला है ना उसे समेटना होगा। वो लोग बोलते हैं यस मैम, लेकिन हमें करना क्या है। वो बोलती है बस सिंपल सा काम है, तुम लोग को वेस्ट के लिए ना एक लीडर ढूंढना होगा और बस ये काफी होगा। हमारे जो दो ट्विंस थे वो तो अब डिस्पेयर हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, और जो एक ट्विन यहाँ पर रह गया है वो हाइंस है जो कि तुम्हारा अंकल है, तुम उसकी मदद भी ले सकते हो। खैर अगले ही पल में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो पेनी है वो बोलती है क्विन से क्या मुझे वाकई अपने बालों को डाई करने की जरूरत है। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारे जो हेयर का कलर है ना वो ब्लॉन्ड है जो कि तुम्हारी फैमिली जो को मतलब दर्शाता है। या इधर जब भी कोई तुम्हारे ब्लॉन्ड कलर देखेगा उनको पता चल जाएगा तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हो, इसलिए तुम्हारे कलर्स हेयर्स को डाई कर देना ज्यादा बेहतर रहेगा। और वैसे भी जब मैं तुम्हारे बालों को कंघा कर रही हूँ ये बिल्कुल मुझे उस वक्त की याद दिला रहा है जब मैं तुम्हारी माँ के बाल कंघा किया करती थी। ये लोग जब पैदा हुए थे तब हमारे घर शहर में बहुत मायूसी थी, हर कोई
कोई भी अपने बच्चों को यहाँ पे नहीं लाना चाहता था, क्योंकि सब चाहते थे कि उनके बच्चों का ब्राइट फ्यूचर हो। सबको डर था कि उनके बच्चे बड़े नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत अजीब चीज देखी। मैंने शशला को घुटनियां चलते हुए देखा। फिर मैंने उसको उस वक्त देखा जब उसने पहली बार अपना कदम उठाया और उसको बड़े होते हुए देखा। मुझे यकीन नहीं आता था, वो इतनी बड़ी हो गई, उसके पास जो चीजें थी वो मेरे पास ही थी। लेकिन फिर भी मैं उसको बड़ा होते हुए देख के बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन फिर वो छोड़ के चली गई हमें। मुझे लगा कि वो हमसे बहुत ज्यादा उकता गई थी। खैर, इस बात को छोड़ो। देखो, तुम्हारे बाल वो डाई हो चुके हैं। बस इस बात को याद रखना, इन्हें गीला मत होने देना, वरना रंग जो है उतर जाएगा। तो पैनी कहती है कि क्विन, अगर तुम बड़ी हो जाओ तो तुम बताओ तुम क्या देखना चाहोगी। क्विन बोलती है मैं स्नो को देखना चाहूंगी। तो पैनी कहती है ठीक है, फिर मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम स्नो को देख सको। अगली बार बताया, दरवाजा खटखटाता है और ये कोई और नहीं, डायलन था जो अंदर आते हुए बोलता है मुझे माफ करना, मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं देखना आया हूँ तुम दोनों को, क्योंकि बाकी सारे तो तैयार हो चुके हैं। वो जब पैनी को देखता है ब्लैक हेयर्स में, तो उसके ब्लैक हेयर को पकड़ के चूमता है और कहता है वाह, ये बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है। मगर फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि ब्लॉन्ड हेयर तुम पे ज्यादा सूट करते हैं। आगे बताया, जो क्वीन होती है वो करीब आती है, कहती है अगर तुम यहाँ पे फ्लर्ट करने आए हो ना तो तुम जा सकते हो, क्योंकि अभी भी कपड़े बदलने हैं। तो जो डायलन है वो बोलता है कि एक्चुअली यहाँ पे दो तीन लोग हैं जिन्होंने क्लॉक्स पहने हुए ब्लैक कलर के, वो कह रहे थे हमें क्वीन से मिलना है, तो मैं चाहूंगा कि तुम मेरे साथ आकर उनसे मिल लो। खैर, वो लोग बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे क्वीन से बोल देती है कि मैंने तुम्हारे लिए कपड़े निकाल के रखे, मैं पहनी, तुम वो पहन लेना। और जब ये लोग बाहर आते हैं तो क्वीन बोलती है बताओ तुम मुझे क्या बात करने के लिए लाए हो। तो डायलन बोलता है मैं सीधा इस बात करना चाहूंगा, प्लीज उसकी मेहरबानी का फायदा मत उठाना। ये बात सुन के जो क्वीन होती है वो कहती है तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं उसको कुछ करने के लिए फोर्स करी हूँ। मैं उसे कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं करी, और वैसे भी जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ये सब तुम्हारा ही तो किया गया है। डायलन बोलता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, ये जो समर टेरिटरी है ये भी हमारी किंगडम के अंदर आती है, लेकिन यहाँ पर हमारी टेरिटरी का नाम नहीं लिया जा सकता। लेकिन अगर तुमने कुछ भी पूरा करने का सोचा है पैनी के साथ, तो मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि ये जो समर टेरिटरी है और भी ज्यादा सफर करे। पहले यहाँ पर क्वीन कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोग भी यहाँ पर सिर्फ उस शराब का जो हल है वो निकालने आए हो, तो हम लोग एक ही साथ हैं। मेरा यकीन करो, यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो सबकी मदद करेगी, लेकिन आखिर में जिसको सफर करना पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ वो होगी। यानी कि इन सबकी मदद करने के बदले पैनी को एंड पर सफर करना पड़ेगा। सो यस, अभी इट्स इनफ फॉर टुडे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो पे लाइक और प्यार प्यार से कमेंट्स छोड़ दो। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरी वीडियो को बहुत सारे लोग के साथ शेयर कर दो। तो मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।